हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ नॉटी ट्विंस की वन शॉट स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि वंगशन है, टॉप हमारा लवांगजी और लंजा है, बॉटम हमारा विभूषण और बींग है। और गाइस, यहाँ पर इस स्टोरी की जो डिमांड थी मुझसे ज्योति मिश्रा जी ने की थी, तो उनकी बताई गई स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी जो नेक्स्ट पोल हम खोलेंगे वंगशन और शियांगमन एफएफ की रिक्वेस्ट का। तो चलिए इस एफएफ को हम शुरू करते हैं, और वो पोल के बारे में भी ज़रूर उसे सुन लीजिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी। तो शुरू करते हैं। युनमक में जियांग फेमिया रूल किया करते थे, और उनकी पत्नी थी मैडम यूम। यहाँ पर उनके दो बच्चे थे, जंगयाल ली और जंगछा, जिन्हें स्क्रॉल आया हुआ था कि उन्हें अपने बच्चों को गुसू में पढ़ने के लिए भेजना होगा। गुसू में द्वार खुल चुके हैं, और वहाँ पर नए नए दूसरे सेक्ट के लोगों को पढ़ने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। यहाँ पर जियांग फेमिया मैडम यू को जब ये बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन वहीं पे स्क्रॉल एक और के लिए आया हुआ था। वो स्क्रॉल आया हुआ था उन्हीं के राइट हैंड वी चांगसे के बच्चों के लिए। यहाँ पर वी चांगसे के दो बच्चे थे, विभूषण और विंग, जिसमें विभूषण का नेचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल था, बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक था। वो जिससे भी बात करता था उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा रहता था, लेकिन विंग वहीं काफ़ी ज़्यादा चुलबुला था, नॉटी था, मस्तीखोर था। और यहाँ पर दोनों ही भाइयों के लिए जब स्क्रॉल आता है तो मैडम यू को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि जियांग फेमिया एक टाइम पे विभूषण की जो मॉम थी, यानी कि गांगसे सरन, उनसे शादी करना चाहते थे, पर गांगसे सरन ने उन्हीं के राइट हैंड वी चांगसे को पसंद किया, उससे शादी कर ली, जिसकी वजह से ये चीज़ कहीं ना कहीं जियांग फेमिया को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देती है वे फैमिली के लिए। लेकिन मैडम यू को ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि कोई भी लेडी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने पति की लाइफ में उसका पहला प्यार या किसी और औरत की दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी। हालांकि जियांग फेमिया ने अपनी पत्नी के अलावा कभी किसी और लड़की की तरफ देखा भी नहीं, किसी और लेडी की तरफ देखा भी नहीं, और किसी और लेडी के लिए वो सोचते भी नहीं थे। पर गांगसे सरन उनके दिल में एक हल्का सा सॉफ्ट स्पॉट रखती थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैडम यू को गुस्सा आता था, क्योंकि जो विंग था ना वो बहुत मस्तीखोर था, वो बहुत मस्ती करता था, जिसकी वजह से विंग और विभूषण कभी कभी दोनों को ही पनिशमेंट मिल जाती थी। लेकिन मैडम यू, उनका रवैया हमेशा से इन वी फैमिली के लिए कठोर था। वी चांग से, जो कि बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत अच्छे राइट हैंड भी थे जियांग फेमिया के, इसलिए उनके बच्चों के लिए भी स्क्रॉल आया हुआ था, क्योंकि गुसू में सभी प्रकार के बच्चे बुलाए जा रहे थे, और युनमक में दो योद्धा जैसे जियांग फेमिया उनसे कम भी नहीं थे वी चांग से, इसलिए उनके बच्चों के लिए भी स्क्रॉल आ गया था। जो बच्चे अभी चैन से सो रहे थे उन्हें जाकर उनकी माँ प्यार से उठाती है, विभूषण, विंग, उठ जाओ। विभूषण और विंग अभी भी आराम से सो रहे थे और कह रहे थे, मम्मा प्लीज़ ना, कुछ देर और। तभी उसकी मॉम फटाफट से जगाते हुए कहती है, एक खुशखबरी है, तुम दोनों को गुसू जाने का मौका मिल रहा है। तभी यहाँ पर विंग तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और उठता है, क्या हमें वहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ तो मॉम 3000 रूल है, मुझे नहीं जाना। लेकिन विभूषण वो आराम से उठ गया था, उसने कुछ ज़्यादा नखरे भी नहीं दिखाए थे। विंग कहता है, मॉम वहाँ पे बहुत सारे रूल हैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे लिए स्क्रॉल आया तो अब जाना पड़ेगा। तभी वी चांग से आते हैं और कहते हैं, मेरे दोनों लिटिल किड्स उठ गए, मेरे प्यारे प्यारे, चलो बच्चों जल्दी उठो, आज ना तुम लोगों को एक खुशखबरी है। यहाँ पर विभूषण ने कहा, हाँ हमें मॉम ने वो दुख खबरी सुना दी, वो दुख खबरी थी ना कि खुशखबरी पापा। आप जानते हैं ना कि हमें गुसू जाना होगा, हम नहीं जाना चाहते। यहाँ पर वी चांग से कहते हैं, बेटा तुमने युनमक की यहाँ पर स्वर्ड फाइटिंग सीखी है, तुम्हें लेंस जाकर भी बहुत कुछ सीखना होगा, जैसे कि वो स्वर्ड फाइटिंग कैसे करते हैं। तुम्हें पता है ना लेंस की स्वर्ड फाइटिंग कितनी ज़्यादा, मतलब तलवारबाजी लोगों में फेमस है, तो तुम्हें तलवार चलानी उनके तरीके से भी सीखनी चाहिए। यहाँ पर तुरंत ही विभूषण के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती, क्योंकि उसे तलवारबाजी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और विंग कहता है, पर उन 3000 रूल का क्या? वुजियन मुझे नहीं जाना वहाँ पे। यहाँ पर वुजियन कहता है, पर तलवारबाजी तुम्हें नहीं सीखनी। विंग को अपनी तलवार पर बहुत ज़्यादा गर्व था, क्योंकि विभूषण और विंग दोनों के पास सुबियन 1 सुबियन 2 थी, जिनका नामकरण विंग ने ही किया था। और वुजियन ने उन दोनों जो स्वर्ड थी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने छोटे से भाई से बहुत प्यार करता है।
इसलिए जब भी विंग कुछ चीज़ की डिमांड करता है वो हमेशा दिला देता है। यहाँ पर विभूषण कहता है, विंग मुझे वहाँ की स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है। तुम्हें पता है ना, मैं पहले से ही लेंस के पास जाकर सीखना चाहता था, पर वो लोग किसी को भी अपना शिष्य यूं ही कबूल नहीं करते हैं, और अब हमें मौका मिला है तो हमें उनका शिष्य बनना होगा। उनकी तलवारबाजी हमें सीखनी होगी। जियांग फेमिया खुशी से यहाँ पर ये जो स्क्रॉल था ना वो उन दोनों के हाथों में दे देते हैं, और उस स्क्रॉल को जैसे ही विभूषण ने खोला उसके चेहरे पर चिंता थी, और उसने तुरंत ही विंग की तरफ देखा और फिर अपने माता पिता की तरफ। उसने कहा, पिताजी इसमें एक गलती है। यहाँ पर वी झांगसे ने कहा, क्या क्या गलती है? विभूषण ने कहा, उन्होंने मेरा और विंग का नाम एक साथ एक ही इंसान समझ के लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर शख्स आ सकता है विभूषण, और उन्होंने विभूषण मेरा कर्टेसी नेम रखा है और बर्थ नेम विंग समझ लिया। उन्हें लग रहा है हम दोनों एक ही हैं, पर उन्हें कैसे समझाएं कि हम दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने तो ये एक इंसान के आने का निमंत्रण पत्र भेजा है। यहाँ पर विंग कहता है, ये फिर मुझे जाने को नहीं मिलेगा, तो मैं तो सो रहा हूँ। लेकिन तभी के तभी वुजियन कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अपने गगा के साथ जाना होगा। विंग कहता है, नहीं गगा, मुझे नहीं जाना। वुजियन कहता है, तुम्हें चलना होगा। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो मैं जंगछा के साथ वहीं से जैसे ही हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे घूमने के लिए निकल जाऊँगा, और तुम यहीं बैठे रहना युनमक में। हम लोग वहाँ से लैंडिंग जाएंगे। मैंने सुना है लैंडिंग में वहाँ से जाते हुए कुसू में सही टाउन में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी शराब मिलती है, और उसके बाद वहाँ से लैंडिंग में बहुत खूबसूरत नर्तका होती हैं जो कि डांस करती हैं, बहुत ही अच्छा, और हम सारी जगह घूम कर आएंगे। ये सुनते ही विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं भी चलूँगा। ऐसे कैसे? आप अकेले घूमने जा सकते हो और मैं नहीं जा सकता? मैं भी चलूँगा। यहाँ पर विभूषण हल्का सा मुस्कुराता है। ऐसे ही विंग का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन विभूषण की वजह से वो चलने के लिए तैयार हो गया था। ये लोग अपना अपना सामान बंद करना कुछ दिनों बाद, लगभग 2 हफ्ते बाद इन लोगों की नाव जानी थी, तो ये तैयार हो गए थे। यहाँ पर विंग जो है वो बार बार विजन से कह रहा था ग, पर कन्फ्यूजन है, तो वो कह रहा था जियांग फेमिया को इस बारे में या मैडम मुक्यू को पता नहीं चलना चाहिए, और जंगछा और जियांग यानली को भी नहीं। हम लोग जब इनके साथ अंदर जाएंगे तो एक डिसिप्लिन होने के नाते तुम यहाँ डिसाइपल के साथ अंदर जा सकते हो। हम आराम से उन चीज़ों को फॉलो करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा हम ट्विन हैं। हम एक ही जगह एक कमरे में रह लेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। एक दिन तुम बाहर जाना, एक दिन मैं जाऊँगा। यहाँ पर विंग कहता है, पर मुझे कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे घूमना पसंद है। वो कहता है, ठीक है ना, जब मैं क्लास अटेंड करने जाऊँगा तुम बाहर घूमने चल जाना। जब तुम बाहर घूमोगे और क्लास के लिए तुम्हें लगेगा कि आ जाना चाहिए, तब मैं बाहर घूम लिया करूँगा। कम ऑन, हमें चलना होगा। यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे करके जंगछा जियांग यानली से चुप कर दोनों के दोनों भाई जो हैं वो बैठ गए थे। इन दोनों ने अपने कपड़े भी सेम पहने हुए थे ताकि किसी को कभी इन दोनों पर डाउट ही ना हो, और इन्होंने अपना हुलिया भी सेम बनाया था। हालांकि वुशियन जो था उसे अपने बालों में से हल्की फुल्की आगे की तरफ लट निकालने की आदत थी। वो पहले बहुत ही काम कंपोज सफ़ेद कपड़े पहनकर रखने वाला इंसान था, लेकिन जो विंग था ना उसे काले कपड़े पहनने बहुत पसंद थे। वो अपनी पोनी बनाकर इधर उधर मटकता रहता था, यहाँ तक कि उसकी मॉम के फेवरेट रेड रिबन भी दोनों ने अपने बालों में लगाए हुए थे। जंगछा बार बार विंग जो कि कभी किसी को उंगली कर रहा था, कभी किसी को उंगली कर रहा था, उसे डांट देता है कि चुपचाप ढंग से बैठो ना, वहाँ जाकर कोई भी शैतानी मत करना। लेकिन विंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वो वहाँ जाकर खूब घूमेगा, खूब इधर उधर मौज मस्ती करेगा, लोगों को वुजियन बना कर, मतलब खुद को वुजियन दिखाकर बहुत सारे पंगे लेगा। ऐसे ही होता है। ये लोग अब सही टाउन पहुँच जाते हैं। विभूषण इतना ज़्यादा थक गया था ना, क्योंकि उसने ही विंग के सारी चीज़ों को पैक किया था और ये लोग अब जा रहे थे। बाकी से जियांग्स की भी सारी चीज़ों का ख्याल रखना था, ये बार बार सारी चीज़ों को करना था। लेकिन विंग उससे तो मस्ती सूझती रहती है, जिसकी वजह से वो लोग इनमें जाते हैं तो यहाँ पर विंग का झगड़ा हो जाता है। विंग हमेशा से ही जियांग यानली के सबसे ज़्यादा करीब है, और वो जो वुजियन है ना वो भी जियांग यानली को बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने हमेशा से ही उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा ही इज़्ज़त दी है। हालांकि वो लोग चाहे तो आपस में शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसा रूल होता था कि जो कज़न्स होते हैं या दूर के रिश्तेदार होते हैं उनमें शादी हो सकती है। पर
बचपन से ही बहन ना होने की वजह से ये दोनों भाई उन्हें अपनी सगी बहन की तरह ट्रीट करते थे, इसलिए कभी इन लोगों के मन में अपनी बड़ी बहन के प्रति कुछ ऐसा ख्याल भी नहीं आया। और सेम वाइस वर्सा, उनके लिए भी ये दोनों छोटे भाई जैसे ही थे, इसलिए वो जैसे जंगछा को प्यार करती थी एक बहन की तरह, वैसे ही इन दोनों को भी बहन की तरह ही भाई वाला प्यार किया करती थी। और अब जब विंग की मस्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो वो सीधा इनमें जाता है। जैसे ही वो इनमें जाता है तो वो एक शख्स से टकरा जाता है एज यूजुअल। वहाँ पर जिशन की वजह से उन लोगों की थोड़ी सी पंगे और लड़ाई हो जाती है। विंग की वजह से यहाँ पर वुशियान, जंगछा ये सारे ही जिन सेक्ट से उदास हो जाते हैं, क्योंकि जिन सेक्ट जो था ना वो अपने पैसों का रुतबा बहुत ज़्यादा झाड़ा करता था। गुस्से में आकर ये लोग दूसरे इनमें जाते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं और सुबह के टाइम फिर से ये लोग अब क्लाउड रेसेस के लिए निकल गए थे। क्लाउड रेसेस में आने के बाद यहाँ पर इनका कोई स्क्रॉल नहीं खोया था, बल्कि इन्हें आसानी से एंट्री मिल गई थी। और विभूषण जो था ना वो आगे की तरफ खड़ा था और विंग जो था ना वो पीछे की तरफ खड़ा था, ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर एक जैसे दिखने वाले दो बंदे हैं। और यहाँ पर वो दोनों भाई चुपचाप जैसे तैसे करके आगे पीछे होकर घूम रहे थे, ताकि किसी को पता ही ना चले कि एक शक्ल के दो व्यक्ति आए हैं। और जैसे तैसे करके वो लोग जानबूझकर ना सीधा अपना एक कमरा लेते हैं। यहाँ पर विभूषण ने साफ कहा था कि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूँगा, मैं सारे जितने भी स्वॉर्डमैनशिप की क्लासेस है वो अटेंड करूँगा, तब तुम इधर उधर घूमने फिरने निकल सकते हो, लेकिन याद रखना किसी की नज़र में मत आना, वरना तुम्हारे हिस्से की पनिशमेंट भी मुझे भुगतनी होगी। उसके बाद विंग जो है वो अपने गोगो को प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। ये लोग अब देखते हैं कि शाम के टाइम इतनी जल्दी खाना खाने को हो जाता है। ये लोग अपने साथ ना छुप छुपा कर अपने कपड़ों में थोड़ी सी शराब भी लेकर आए हुए थे। तो शाम को जैसे ही देखते ना कि 7 बजे सब खाना खा के अब अपने अपने रूम के लिए निकल रहे थे, अपने अपने जो डॉम था जहाँ ये रुक रहे थे वहाँ के लिए सारे डिसाइपल निकल रहे थे। तो यहाँ पर विंग कहता है गोगो हम अपने वाले जो रूम है ना उसकी छत पे बैठ के क्यों ना एक एक शराब पिए। यहाँ पर विभूषण तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उस पर सारी जिम्मेदारियाँ थी, सब चीज़ें बार बार देखना, सब चीज़ें करना, लेकिन विंग शैतान था। तो यहाँ पर विभूषण तो कहता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं करा, और वो तो जाकर सो जाता है। लेकिन विंग जो है उसे मस्ती सूझती है, वो इधर उधर टहलते हुए सोचता है कि चल थोड़ा सा ना किसी पोंड वोंड के पास जाकर पीऊँगा, कुछ खाऊँगा और मस्ती करता हुआ वापस आ जाऊँगा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर कर्फ्यू मतलब कर्फ्यू, आप कहीं नहीं जा सकते, मतलब बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और नाइट पेट्रोलिंग वो तो पीक पे होती थी। तो यहाँ पर ना एक दिन विंग क्या करता है, विंग जाता है, पहले तो वो अपनी छत पे बैठ कर ना अपने जो उसको क्वार्टर मिला होता है उसकी छत पे बैठकर पहले तो वो एम्प्रेस स्माइल पीता है। और उसके बाद ना एक एम्प्रेस स्माइल जब उसने पीकर ख़त्म कर दी थी तो दूसरी पीते हुए ही वो कोल्ड पोन की तरफ जाने लगता है। वो कोल्ड पोन की तरफ ऐसे ही घूमते घूमते जा रहा था कि अचानक से एक इंसान उसके पीछे आता है और तुरंत ही उसके कंधे पे एक तलवार आती है। और वो इंसान कहता है तुम नाइट पेट्रोलिंग के टाइम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर विंग पीछे घूम के देखता है और देखता है कि यहाँ पर कोई वाइट से कपड़ों में रिबन लगाए हुए फोरहेड पे एक लड़का खड़ा है। वो तुरंत ही कहता है मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एम्प्रेस स्माइल पीने आया था। ये बोलते ही वो उस लड़के के सामने एम्प्रेस स्माइल पूरी की पूरी गटक जाता है। ये तुरंत ही बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एम्प्रेस स्माइल पीने की। वो कहता है तुम कौन हो और मुझे इतनी टीचर की तरह क्यों डांट रहे हो, तुम क्या यहाँ के ज़्यादा खुद को प्रिंस समझ रहे हो। तभी वो कहता है मैं यहाँ का 3rd प्रिंस हूँ, लंचा नाम है मेरा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। यहाँ पर विंग जो है वो तुरंत कहता है हे छोड़ो मेरा हाथ, तुम मुझे घसीट के नहीं लेके जा सकते, तुम होते कौन हो, तुम्हें पता नहीं है मैं जियांग क्लैन से आया हूँ, मैं वहाँ के जो चंचा है ना उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं वहाँ के हेड डिसाइपल का हेड डिसाइपल हूँ। वो खुद को छोटा भाई बोलने ही वाला था कि उसे याद आया कि विभूषण यहाँ पर अकेला ही आया है और सबको लगता है कि यहाँ पर विंग और विभूषण एक ही शख्स है, तो इसलिए वो ऐसे बोलता है। तभी लंजा उसका हाथ तो नहीं पकड़ता बल्कि उसकी तलवार से उसे खींचकर साथ लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट एक इंसान को जो कि जिंदा भी था लेकिन लाश भी बन चुका था उसको लेकर जा रहे थे। तभी विंग कहता है ये कौन है, ये स्ट्रेचर पर किसको लेकर जा रहे हैं।
लंजा भी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसका भाई जल्दी जल्दी चल रहा था। वो लोग ये सारी चीज़ों को लेंचरेन के पास लेकर जा रहे थे। विंग तभी यहाँ पर लंजा का ध्यान भटकाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो जानबूझकर ना वहाँ से तुरंत ही भागने की बिल्कुल फिराक में था और काफ़ी ज़्यादा आगे तक आ गया था। लेकिन तभी लंजा अपनी बिचन पे उड़ता हुआ आया और यहाँ पर जिस तरह से विभूषण और उसके भाई के पास एक जैसी दिखने वाली 2 तलवार हैं, वो आपस में तलवारें एक तरह से जैसे सोल कहा जाता है ना, एक ही सोल 2 हिस्सों में टुकड़ी में 2 हिस्सों में है और वो दोनों उन भाई की है। उसी तरीके से बिचन भी यहाँ पर एक जैसी दिखने वाली 2 तलवारें हैं जो कि बड़े भाई लवांगची के पास है और एक छोटे भाई लंजा के पास है। यहाँ पर तुरंत ही लंजा विंग के पास आता है और कहता है तुम भाग कहाँ रहे हो, चलो मेरे साथ। विंग कहता है अरे छोड़ो मुझे, मैं लेट हो रहा हूँ, तुमने मुझे रोक कर रखा है, तुम नाइट पेट्रोल का रूल तोड़ रहे हो, जाने दो मुझे। और ऐसे बोल बोल कर वो तुरंत ही जब देखता है ना कि लवांगची मान नहीं रहा तो वो लवांगची के साथ अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसके साथ एक छोटी सी बैटल करने लगता है। वो लोग बार बार, क्योंकि विभूषण ना बार बार इधर उधर उसे जीप चढ़ाकर कभी छतों पे भाग रहा था, कभी कुछ कर रहा था, तो यहाँ पर लंजा भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। और ऐसे करते 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 वो आखिर लेंचरन के ही जो कंपाउंड था ना उसी के अंदर आ गए थे, जहाँ पर 2 तलवारों का शोर सुनते ही लेंचरन बाहर आ गए, उनके पीछे पीछे लेंचुचन भी आ गए और कुछ डिसाइपल भी, जो कि अंदर वही जो अधमरी लाश थी उसके बारे में बात कर रहे थे। अचानक से वो देखते हैं कि उनके सामने लंजा और ये दूसरी जगह से आया हुआ डिसाइपल लड़ रहे हैं। तो वो बीच में ही दोनों को रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ। लंजा यहाँ पर कहता है ये नाइट के टाइम पे जब कर्फ्यू लगा हुआ है तब बाहर घूम रहा था और इसके हाथ में एम्प्रेस स्माइल भी थी। यहाँ पर विंग सामने देखता है और कहता है माफ़ कीजिएगा। वो तुरंत ही वो करता है और कहता है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मुझे यहाँ के रूल नहीं पता, इसलिए मुझसे गलती हो गई। और वैसे भी मुझसे गलती हुई, मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी, मैं जा भी रहा था, पर इन्होंने मुझसे लड़ाई शुरू की। पहले इन्होंने अपनी तलवार दिखाई और मुझे डराने की कोशिश की। यहाँ पर लंजा कहता है झूठ, तुम बात को नहीं मान रहे थे। विंग यहाँ पर जानबूझकर कहता है पर तुमने मुझे डराया। लंजा कहता है झूठ, तुम डरे भी नहीं हो। लेकिन विंग पाउट बनाते हुए कहता है सच में डर गया। वो जेवजुन की तरफ देख के कहता है जेवजुन, मैं सच में डर गया। आप जानते हो ना कि मैं तो इतना भोला हूँ, इतना नाजुक हूँ, मैं किसी को कैसे दुखी कर सकता हूँ, किसी को गलत राह पर लेकर जा सकता हूँ और खुद भी जा सकता हूँ। जेवजुन प्लीज़ कुछ कहिए ना, आपका भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है। यहाँ पर लेंशिचन मुस्कुराते हैं। यहाँ पर लंजा के कान लाल हो गए थे। ये देखते ही वो कुछ मन में सोचते हैं और कहते हैं आप यहाँ पर नए आए हैं ना, आपको यहाँ के रूल नहीं पता होंगे, कल जब हम रूल बताएंगे तो ध्यान से सुनिएगा, अब आप जा सकते हैं। यहाँ पर लवांगजी तुरंत ही अपने भाई के पास आकर कहता है पर आप उसे जाने क्यों दे रहे हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं जाने दो, वो गेस्ट हैं हमारे, पहले दिन पे किसी गेस्ट के साथ ऐसा अत्याचार अच्छा नहीं लगता, उन्हें हमारे यहाँ के रूल भी नहीं पता। लवांगजी कहता है पर वो तो एम्प्रेस स्माइल पी रहा था ना। यहाँ पर लेंशिचन कहते हैं कि उन्हें अभी रूल नहीं पता, कल जब हम रूल बताएंगे वो अपने आप चीज़ों को सीख जाएंगे। लंजा चलो अंदर, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलकर वो अंदर चले गए थे। यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग वापस आ गया था, पर उसने जो कांड किया है ना अभी, उस बारे में वो अपने भाई को बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। वो लेंचरन और लेंशिचन को इसलिए जानता है क्योंकि वो अक्सर ही उसका भाई कॉन्फ्रेंस के लिए कभी कहीं जाता रहता था, कभी जियांग फेमिया के साथ, तो कभी कभी वो भी चला जाता था। तो उसने यहाँ पर लेंशिचन को काफ़ी बार देखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं और लेंसेक्ट में इकलौते वही इंसान हैं जो चिड़चिड़ नहीं करते, हर बात पे रूल्स को बीच में लाकर किसी को सज़ा नहीं देते। बाकी उसने कभी भी लवांगची, लंजा या फिर लेंचरन पे इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि लेंचरन तो शक्ल से ही खड़ूस से लगते हैं। इसलिए वो जेवजुन को मनाता है, क्योंकि उसने देखा है कि जेवजुन बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, लोगों के प्रति हम्बल रहते हैं और हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखने वाला एक खिलखिलाहट सा चेहरा उसे हमेशा ही याद दिलाता है कि कुछ लोग इंसान से प्लीडिंग करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हर कोई मैडम यू और लेंचरन की तरह खड़ूस नहीं होते हैं। वो प्यार से प्लीड करने पे मान जाते हैं और उसका ये पैतरा काम आ गया था। पर वो विभूषण को कुछ भी नहीं बताता, चुपचाप जाकर अपने भाई के पास में सो गया था।
चादर डालकर यहाँ पर वो देखता है कि वेवोशन धीरे से उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम आ गए, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। विंग तुरंत कहता है को मैं गड़बड़ थोड़ी करता हूँ, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। वो कहता है इतनी लेट क्यों कर दी, चुपचाप सो जाओ, हमें सुबह 5 बजे उठना है। यहाँ पर विंग कहता है मुझे थोड़ी 5 बजे उठना है, क्लास तो आपने लेने जाना है, आप सो जाओ गगा, हाँ 5 बजे आप उठना, मुझे सोने देना। यहाँ पर वह करवट बदलते हुए तुरंत ही वेवोशन कहता है मैं 5 बजे उठ जाऊँगा और मुझे नाश्ता भी मिल जाएगा, पर तुम्हें भूखे रहना होगा दिन तक, याद रखना। यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल हैं, सुबह नाश्ता नहीं करोगे ना तो दिन तक भूखे ही रहना, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर विंग कहता है तो मैं अपने साथ वो चटपटे चिप्स क्यों लेकर आया हूँ, आपको पता है मैंने माँ से कहकर कितनी सारी चीज़ें अपने लिए बनवाई हैं, आपको क्या लगता है मैं यहाँ भूखा मरूंगा। मैंने सुना था किसी से यहाँ का खाना बिल्कुल बकवास होता है, इसलिए मैं अपने साथ कुछ चटपटी चीज़ें लेकर आया हूँ, मुझे तो मज़ा आने वाला है। इतने में विंग बड़बड़ा रहा था कि वेवोशन पूरा सो चुका था। अगले दिन वेवोशन सुबह 5 बजे बेचारा उबासी लेते हुए उठता है, नहाता है, धोता है, कुछ देर मेडिटेट करता है, लेकिन विंग घोड़े बेचकर बिल्कुल सो रहा था। अब वहाँ से वो उठकर क्लास में जाता है और बाकी लोगों की तरह जंगचा और उसकी शीजे की तरह क्लास में जा रहा था। जंगचा ने पूछा विंग क्यों नहीं आया, तो वेवोशन बहाना बना देता है, कहता है कि विंग की तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद हो सकता है सही टाउन वापस चला जाए, तो तुम लोग टेंशन मत लो। जंगचा बार बार कहता है कि विंग ऐसे कैसे सही टाउन चला जाएगा। यहाँ पर जानबूझकर वो बहाना बनाता है, नहीं नहीं विंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो सही टाउन चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जंगचा किसी के सामने भांडा फोड़ दे कि वेवोशन विंग दोनों भाई अलग अलग हैं और दोनों भाई यहाँ पर रह रहे हैं, जबकि उन दोनों ने खुद को एक ही दर्शाया हुआ है लेंस की नज़र में। अब वेवोशन क्लास के लिए जाता है तो अचानक से जैसे ही वो क्लास में एंट्री लेता है ना, तो एक शख्स उसे घूर घूर कर देख रहा था। ये चीज़ उसे महसूस हो गई और उसने जैसे ही उस शख्स की तरफ देखा, वो सोचता है ये लैंड डिसेबल मुझे इतना ज़्यादा घूर घूर के क्यों देख रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता, चुपचाप बैठ जाता है, क्लास लेता है और बहुत डिसेंट तरीके से बिहेव करता है। यहाँ तक कि उसे देखकर तो लैंड चिरन ने तो मुंह बना लिया था और लैंड शिचन स्माइल कर रहे थे, वो भी बेचारा स्माइल कर देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग एक मुझे देख के मूड बना रहा है, एक मुझे देख के घूर रहा है और एक स्माइल कर रहा है, आखिर ये लेंस के पागल होते हैं क्या। पर वो बेचारा कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है और फिर एकदम से उसे चिरन खड़ा होने के लिए कहते हैं। यहाँ पर सभी लोग अपने अपने संप्रदाय के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उनकी नया चीज़ें यहाँ पर गिफ्ट करते हैं, और तभी चिरन ने सबके बीच कहा वेवोशन खड़े हो जाइए, हमें पता है आप जियांग फैमिली से आते हैं, आप वहाँ के वी चांगसे के पुत्र हैं, आपकी माँ मेरे साथ मेरी क्लासमेट भी रह चुकी है और वो बहुत ज़्यादा शैतान थी, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप शैतानी यहाँ पर नहीं करेंगे। स्पेशली गुसू के अंदर शैतानी करना मना है, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, तो जब भी आप कोई रूल तोड़ेंगे तो आपको 100 बार हमारे 3000 रूल्स को लिखना होगा, तो आप समझ जाएंगे कि 3 लाख बार आपको उन्हें लिखना पड़ेगा, जिससे आपकी नाजुक उंगलियां दर्द कर सकती हैं। और दूसरी बात, आज के बाद कभी भी हमारे कंपाउंड में शराब या मांस मच्छी का सेवन बिल्कुल मना है, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। यहाँ पर वेवोशन कंफ्यूज हो जाता है, उसने कब शराब का सेवन किया। फिर उसे याद आता है कि कल रात विंग ने कुछ तो गड़बड़ की है, पर उस बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं होता कि क्या गड़बड़ की है। और यहाँ पर लंजा पूरे टाइम उसे घूर घूर के देखता है, जिससे उसे खा जाएगा, और वेवोशन उसे वियर्ड से एक्सप्रेशन देता है। फिर जैसे ही क्लास ओवर होती है, लंजा अभी भी उसे घूर के देखता है और वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया था। लंजा जैसे ही वहाँ से निकला ना, तो वेवोशन जो है अब तलवारबाजी की क्लास में जाता है। उसके साथ कुछ लोग तो लैन क्लास के तलवारबाजी में आ गए थे, कुछ लोग लैन क्लास के तलवारबाजी में ना जाकर लाइब्रेरी चले गए थे, क्योंकि लैन सेक्ट में लोगों को छूट होती थी कि वो कभी भी तलवारबाजी कर सकते हैं। इवन वो खाली टाइम में तलवारबाजी बाकी की चीज़ें एक्टिविटी कर लेते थे, और यहाँ पर ग्रुप बने हुए थे। बाहर के लोगों को तलवारबाजी ज़रूरी थी, लेकिन उन्हें लाइब्रेरी के कुछ जगहों पर जाना मना था। और ऐसे टाइम में जब बाकी के लोग तलवारबाजी करते थे, तो लेंस सेक्ट के जो लोग होते थे ना, जो स्टूडेंट होते थे, वो जाकर गुप्त एरिया में कुछ ना कुछ, अगर फॉरबिडन एरिया में जाकर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते थे। तो ऐसे ही यहाँ से लंचा करता है, लेकिन
जैसे ही लंजा वहाँ से चला गया था ना, तो राहत की सांस लेते हुए विभूषण सोचता है, आखिर अब विंग ने इस इंसान के साथ क्या कर दिया जो ये घूर घूर कर मुझे देख रहा था। वो आगे जाता है तो देखता है कि अचानक से वहाँ पर एक शख्स आता है और कहता है, मैं आप लोगों का तलवारबाजी का टीचर हूँ। और जैसे ही वो देखता है, वो हैरान रह गया था कि अभी तो ये शख्स उसके साथ पढ़ रहा था और अचानक से ये तलवारबाजी का टीचर भी बन गया। यहाँ पर अब सभी आपस में खड़े हो गए थे, और जैसे ही सभी आपस में खड़े हो गए थे ना, तो यहाँ पर अचानक से सभी को एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए बोला गया था। सभी फटाफट जा जाके लेंस के कुछ ना कुछ डिसाइबल्स को अपने लिए चुन लेते हैं, लेकिन दो शख्स अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। उनमें से एक था वेवोशन, क्योंकि उसे इस तरह से लोगों की तरह भगदड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और दूसरा था लव वांगची, क्योंकि लंचा तो यहाँ से सीधा गुप्त वाली जगह चला गया था। यहाँ पर जब सभी ने अपने अपने साथ लेन सेक्ट के तलवारबाजों को चुन लिया था, तो दो शख्स बच गए थे। तो यहाँ लेन शिचन मुस्कुराते हुए आते हैं और कहते हैं, आप दोनों को अब साथ होना होगा, क्योंकि आप दोनों ने किसी को अपना पार्टनर नहीं चुना है, तो अब दोनों ही आपस में एक दूसरे के पार्टनर हैं। विभूषण मन में सोचता है कि पूरी क्लास में तो जो लंजा है ना, वो उसे घूर रहा था, तो वो सोचता है ये आदमी पहले तो मुझे देख घूरे जा रहा था और अब मुझे देख भी नहीं रहा। क्योंकि लवांगची यहाँ पर उसे देखता है, हल्के से भोग करता है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता, जो कि अभी थोड़ी देर पहले उसे घूरने वाले मिल रहे थे, और तुरंत ही अपनी तलवारबाजी शुरू करता है। लवांगची के जो मूव थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। वो बहुत ही बिना एफर्ट के अपनी सिर्फ कलाई को मोड़ मोड़ कर यहाँ पर उससे लड़ रहा था। विभूषण भी आराम से लड़ रहा था, लेकिन विभूषण के जो कदमों की चहल थी ना, वो लवांगची की तरह स्थिर नहीं थी। वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, काफ़ी जगह डॉज हो रहा था, कभी इधर हो रहा था, कभी उधर हो रहा था। सारे जितने भी उसके ऊपर वार आ रहे थे लवांगची की तलवार से, वो उनसे बच रहा था। और फिर वो अब ताबड़तोड़ वांगची के ऊपर हमला करता है। लवांगची भी उसकी हर चीज़ से बड़ी आसानी से बच जाता था। लवांगची का पोस्चर बिल्कुल अलग था। लवांगची एक जगह स्टिफ रहकर भी, हल्का फुल्का पीछे की तरफ होते हुए भी, अपनी तलवार अपनी कलाई को चलाते हुए विभूषण के हर जितने भी उसके वार थे उन्हें रोक रहा था। जिसे देखकर विभूषण इम्प्रेस हुआ। उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे ये तलवारबाजी सिखा सकते हो? लवांगची 2 कदम पीछे हो गया और उसने कहा, मुझे लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं है। उसने तुरंत ही बो किया और कहा कि क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? वैसे आप कौन हैं? यहाँ पर लवांगची ने मुस्कुराते हुए कहा कि थिक फेस रखते हुए कहा कि मैं सेकेंड प्रिंस ऑफ गूसू हूँ, लव वांगची। यहाँ पर विभूषण ने कहा, ओह, तो मैं लोटस प्राइड हूँ। विभूषण ये बोलते ही दोनों एक दूसरे को सिर्फ बो करते हैं। अब यहाँ से जो विंग था ना, वो खेलने कूदने के लिए इधर उधर बाहर निकल गया था। वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं इधर उधर घूम लूँ, या लाइब्रेरी के किसी ऐसी जगह से जो तालिस्मान बनते हैं ना, उस तरह की किताबों को चुरा लूँ। यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों का भंडार होगा, क्योंकि गूसू की जो लाइब्रेरी है ना, वो फेमस है। वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, गुप्त कलाएँ मिल जाएंगी, काली विद्या मिल जाएगी, आपको ज्योतिष विद्या मिल जाएगी, आपको काला जादू करना, आपको मतलब हर तरह की गुप्त कला जो होती है ना, वो सब मिल जाएगी। जहाँ पर आप लोगों को कैसे अपने वश में कर सकते हैं, लोगों को जिंदा आत्मा कैसे बना सकते हैं, मरे हुए लोगों को जीवित करना, A to Z चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे जो भी अपनी नई नई रिसर्च करते थे, वो अपनी रिसर्च का एक पेपर गूसू में सबमिट करते आए थे, ताकि एक जगह पर इन सब चीज़ों का स्क्रॉल रहे कि अगर मान लो किसी भी जगह से उन चीज़ों की कलाएं मिटती हैं, तो कम से कम दूसरी जगह पे वो चीज़ें दूसरे संग्रहालय में सुरक्षित रहेंगी और उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाएगा। और गूसू में ऐसी जगह भी थी जहाँ पर सिर्फ कुछ लैन जो अच्छे परिवार के लोग थे, या फिर जो बहुत अच्छे थे, टैलेंटेड थे, उन लोगों को उन गुप्त रास्तों में जाने की इजाज़त थी। यहाँ पर विभूषण विंग जो था वो थोड़ा सा ऐसे चालू बनता है और तुरंत ही यहाँ से लाइब्रेरी के लिए निकल गया था। वो कुछ गुप्त कलाएं सीखना चाहता था, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे वो ऐसी चीज़ें कर सके जो इस दुनिया से हटके हों। जैसे उसे थैलिस्मैन पेपर का नई नई चीज़ों का आविष्कार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उससे नई नई चीज़ें बनाना, भूत भगाना, कॉप्स को पीछे हटाना, कॉप्स को मारना, ब्लास्ट करना, उसे ये चीज़ें पसंद आती थी कि मैं कुछ भी करूं, कुछ डिफरेंट हट के करूं। जैसे जब
कहीं सूखा पड़ता था तो वहाँ पर पेड़ कैसे लगाएं या किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें कि वो बीज ठीक से उग जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और वो ऐसे करते करते तुरंत ही लाइब्रेरी के अंदर जाता है। लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ना एक गुप्त सेशन था। उस गुप्त सेशन से बाहर क्या हो रहा है सब दिख जाता था, लेकिन अंदर का चीज़ें जो थी लोग नहीं देख पाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से ये कह लो कि वहाँ पर ना एक लेयर बनी हुई थी, एक ऐसा पर्दा लगा हुआ था जो कि अंदर से बाहर क्या हो रहा है सब दिखता था, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं दिखता था। और यही चीज़ चल रही थी। यहाँ पर विंग जाकर कुछ गुप्त कलाओं वाली चीज़ें उठाता है, बुक्स उठाता है ब्लैक मैजिक की, मतलब वो नई नई चीज़ें जो कोई सोच नहीं सकता ना, उस तरह की किताबें उठाता है। और वहाँ पर ना जो मंत्र लिखे हुए थे उन्हें बोल बोल कर ऐसे ही ट्राई कर रहा होता है। वो वहाँ पर ना जो मंत्र बोलता है उसके बाद उन्हें ना ऐसे ही अपनी तालिस्मान पे लिखकर छोटा सा ब्लास्ट कर देता है, जिसके बहुत तो सारे बच्चे डर ही गए थे। लेकिन विंग खुद को छुपा लेता है, उसे लगता है शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो दोबारा बोलता है, दोबारा से एक ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वहाँ की एक पुस्तक में आग लग जाती है। विंग जो है तुरंत ही उसे फूंक मार के थोड़ा सा कर देता है। वो पूरी मतलब किताब जली तो नहीं थी, पर हाँ उसके कुछ कोने जल गए थे। उसे लगा ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, पर वो भूल गया था कि जो लंजा है ना वो यहाँ लाइब्रेरी की गुप्त जगह पर भी बैठा हुआ था, जो कि आराम से सब कुछ देख सकता था कि बाहर के लोग क्या कर रहे हैं। ये एक गुप्त तरीके से नज़र रखने के भी था कि वो यहाँ लाइब्रेरी में आखिर कौन क्या करता है उन पर निगरानी भी रख सकते थे। उसी तरीके से उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका मन करता है कि वो यहाँ पर तुरंत ही विंग की कंप्लेन कर दे। उसने अपनी बटरफ्लाई मैसेज भेजने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया और तुरंत ही ये बात अपने अंकल को बता दी। अब विंग तो वहाँ पर मस्ती कर रहा था और वो नई नई चीज़ें ट्राई करता है, नए नए मंत्र पढ़ता है। तो वहाँ पे एक चूहे का आविष्कार कर देता है, कभी कुछ ऐसे ही, मतलब वो ट्राई करता है और वहाँ पर वो चीज़ हो जाती है। तो जैसे ही वो ये ऊटपटांग चीज़ें ट्राई कर रहा था ना, लंजा तो उसे घूर कर दूसरी तरफ से देख रहा था। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर लेंचरन कुछ लोगों के साथ आ गए थे। उन्होंने विंग को ऐसा करते ही देख उसे वेववुशन समझा और तुरंत ही कहा, वेववुशन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंग तो डर गया। उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। वो तुरंत ही कहते हैं, वेववुशन तुमने गलती की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पकड़ो इसे। वो बेचारे विंग को पकड़ते हैं और उसके बाद ना उसे तुरंत ही यहाँ पर घुटनों के बल बैठा देते हैं। विंग तब भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तभी वहाँ पारदर्शी जगह से दूसरे रास्ते से होता हुआ लंजा आता है और कहता है इसने ये काले जादू वाली किताब से न जाने क्या क्या चीज़ें की हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देता है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि किताब सच में जली हुई है और उन्हें कुछ चीज़ों के प्रूफ भी मिल जाते हैं। वो चूहा जो छोड़ा गया था वो भी अब वो लोग पकड़ लेते हैं और विंग को तुरंत ही वहाँ पर डंडे पड़ते हैं। उसे एक हाथ पे 5 डंडे और दूसरे हाथ पे भी तेज 5 डंडे पड़ते हैं, जिसके बाद वो मुंह बनाता है। सच में मैडम यू ने भी कभी उसे डंडे मारने वाली पनिशमेंट नहीं दी थी। वो यहाँ लंजा को घूर कर देखता है और लंजा को कहता है तुम्हें मैं देख लूँगा, और अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चला गया था। लंजा यहाँ पर मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा ट्रबल मेकर है। और वहीं पे वुशन को कुछ अंदाज़ा नहीं था। वो तो अपने कमरे में बैठा हुआ आराम कर रहा था, क्योंकि उसे थोड़ा पढ़ना भी होगा। तो उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तलवारबाजी से आकर उसे सच में पसीने आ कि कमरे का दरवाज़ा खुलता है। एक इंसान मुंह फुलाते हुए कमरा बंद करता है और आकर उसे कहता है गोगो देखो मुझे मारा। उसके पास कंप्लेन लगाता है। यहाँ पर वेवोशन कहता है क्या किया तुमने और क्यों मारा है तुम्हें? यहाँ पर वो कहता है ये मुझे लैंशचैन का जो छोटा भाई है ना उसने मारा, देखो मेरे हाथ कैसे कर दिए। यहाँ पर विभूषण को याद आता है कि वही शख्स जिसने उसके साथ तलवारबाजी की है, ये तो वही है ना जो सुबह से उसे घूर के देख रहा था। वो तुरंत ही पूछता है तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था? वो कहता है कुछ नहीं काका, मैं ना इस तरह से थोड़े मैजिक को ट्राई कर रहा था, बस एक बुक का कवर हल्का सा जला था और एक चूहा बना के छोड़ दिया था, इसके लिए मुझे डंडे मारे, देखो ना मेरा हाथ,
गुगु मम्मी को, मैं ना मॉम को खत लिखूंगा, मैं सब बताऊंगा ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, गुगु ऐसे बोल के वो रोने लग जाता है। विभूषण उसे तुरंत ही समझाता है कि चुप हो जाओ और अपना मस्ती मत करना, अब इधर उधर कहीं भी घूमने मत जाना, वो लोग तुम्हें पनिश कर देंगे, प्लीज़ ऐसी हरकतें कुछ मत करना जिससे माँ बाप का नाम खराब हो और मुझे भी यहाँ से तुम्हारे चक्करों में बाहर भेज दें। यहाँ पर विंग तुरंत ही अपनी आंखों में जो मोटे मोटे आंसू आए थे ना उसे पोंछ लेता है और बैठ गया था और प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं कोई मस्ती नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर बेचारा विभूषण जो था वो जैसे ही शाम के 7 बजते हैं तुरंत ही सबसे पहले खाने गया। वो टेबल पर बैठा, उसे पता था कि एक स्टूडेंट को 3 बाउल मिलते हैं। वो तुरंत ही उस खाने को खाता है और वहाँ से उठ के चला आता है। अब रूम में विभूषण जाता है। विभूषण भी अब चुपचाप खाकर जैसे तैसे करके आ गया था, लेकिन उन्होंने रूम में भी काफ़ी कुछ मंगवा के रखा हुआ था। इन लोगों को जो शनिवार का दिन होता है उस दिन सही टाउन जाने की इजाज़त मिल जाती है और आप वहाँ से कुछ भी खाने का लेके आ सकते हो। तो विभूषण जो था उसने सोच लिया था कि मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आऊँगा ताकि जो यहाँ पर विंग है ना वो भूखा ना रहे। अब फिर से अगला दिन होता है। अब लंजो जो था वो घूर घूर कर तिरछी निगाहों से विभूषण को देखता है और लंचरन को भी वो पसंद नहीं आता, लेकिन विभूषण को नहीं पता कि उसका भाई क्या कारनामे करके आया है। उसे ये लगता है कि इस इंसान की वजह से मेरे भाई को डंडे पड़े हैं, तो वो फुल ऑन गुस्से में था। अब जैसे ही उनकी तलवारबाजी का टाइम होता है, विभूषण ने तो सोच लिया था कि आज मैं पूरा गुस्सा इस इंसान पे निकालूंगा। अब लंजा तो चला गया था अपनी वही गुप्त वाली जगह पर बैठने के लिए लाइब्रेरी में और बाकी लोगों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि उसकी ड्यूटी बंदी हुई थी। अब वो तलवारबाजी वाली जगह जाता है ना, तो वहाँ पर था लवांगची और उसे पता ही नहीं था कि लवांगची और लंजा दोनों जुड़वा भाई हैं। अब ये अपनी तलवार निकालता है। पहले तो इसने अपने सारे मूव्स खेले नहीं थे। अब ये लवांगची को कहता है चलो आज लड़ते हैं। विभूषण सीखने में बहुत तेज़ था, इसे सारी चीज़ें जल्दी सीखनी आती थी, इसलिए तुरंत ही तलवार निकाल कर लवांगची से लड़ता है। लवांगची भी बहुत तेज़ था। दोनों अब घमासान तरीके से तलवारबाजी शुरू करते हैं। अब तलवारबाजी ऐसी हो रही थी कि विभूषण एग्रेसिव था, लवांगची डिफेंसिव था अभी तक। लेकिन जब वो देखता है ना विभूषण का एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो लवांगची की जो ड्रेस थी ना उसकी बाजू तक काट देता है। फिर लवांगची को गुस्सा चढ़ता है और वो विभूषण पे तगड़ी तरीके से वार करना शुरू कर देता है। दोनों एक जगह से दूसरी जगह लड़ते 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 पता ही नहीं चलता कि लवांगची को इतना गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर विभूषण लवांगची को बातों में लगाता है। मतलब लवांगची से लड़ते लड़ते वो तुरंत कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी वजह से डंडे खाए हैं मैंने, क्योंकि वो ये नहीं बता सकता था कि मेरे भाई ने डंडे खाए हैं। लवांगची कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा है। वो तुरंत ही लवांगची के हाथों की इधर उधर को नोटिस करता है कि ये कितनी तलवार को घुमा रहा है, और वो तुरंत ही लवांगची की दूसरी बाजू भी काट देता है। लवांगची के लिए बहुत ही शर्म वाली बात थी कि उसके रोप्स की किसी ने 2 बाजू काट दी इन द सेंस कि उसके जो लंबे लंबे रोप्स थे ना उसकी बाजू का जो कपड़ा था वो काट के नीचे गिरा दिया था। लवांगची को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो तो धड़ विभूषण पे वार करने लगता है। विभूषण को भी बहुत गुस्सा आया हुआ था। विभूषण भी लवांगची से धड़ाधड़ करके लड़ने लगता है। अब लवांगची के वार बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, तो विभूषण एकदम से गिरने वाला था, क्योंकि विभूषण पीछे पीछे जा रहा था, लवांगची उसके ऊपर वार करते आ रहा था। अब विभूषण से अपना बैलेंस संभलता नहीं, वो ज़ोर से क्या करता है, तलवार से खुद को रोक रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला होता है वो लवांगची की वेस्ट से उसे पकड़ लेता है, और जैसे ही वो वेस्ट से पकड़ कर धड़ाम करके नीचे गिरता है ना, दोनों की तो जो तलवारें थी वो तो उनके हाथ में होती है, लेकिन गलती से वांगजी को जोर से खींचने की वजह से वांगजी उसकी चेस्ट पर और दोनों के होठ एक दूसरे से मिल जाते हैं। और जैसे ही दोनों के होठ एक दूसरे से मिलते हैं वहाँ पर तो एक क्योस छा जाता है, और जैसे ही क्योस छाता है तभी लवांगजी तुरंत ही विभूषण से दूर होता है और वो अपने लिप्स को साफ करता है, और वो तुरंत ही कहता है यू शेमलेस। और तभी विभूषण कहता है मैं शेमलेस, तुम शेमलेस हो। लेकिन
विभूषण ने ध्यान नहीं दिया था कि जब वो गिरा था ना तो सबकॉन्शियसली उसने लवांगची की जो वेस्ट थी ना वहाँ से उसने उसकी बेल्ट को पकड़ा हुआ था। और लवांगची जैसे पीछे हो रहा था तभी विभूषण ने जैसे कहा तुम होगे, उसने ना गलती से अपने हाथ का जोर लगाया और लवांगची फिर से उसके ऊपर गिरा और दोनों के लिप्स फिर से मिल गए। ये नज़ारा देखकर सारे लोग हंस रहे थे, लवांगची शर्मसार हो रहा था और विभूषण भी। विभूषण ने तुरंत ही लवांगची को धक्का मारा, पैर से खुद को अलग किया और फटाफट वहाँ से उठ गया और वहाँ से भाग गया। लवांगची शर्मसार हो रहा था, वो खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े ठीक किए और वहाँ से चला गया। यहाँ पर इतनी तगड़ी अब लड़ाई शुरू हो गई थी। यहाँ पर विभूषण ने तुरंत ही जाकर अपने कमरे के दरवाजे को बंद किया और खुद को पसीने में पाया। तभी विंग ने कहा क्या हुआ ब्रदर, क्या आपने मेरा बदला ले लिया? वो विंग की शक्ल देखता है और कहता है मैंने बदला ले लिया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि गलती से हमारी ना चाहते हुए भी एक इनडायरेक्ट किस हो गई है। वो चुपचाप जाकर बैठ गया था। लवांगजी गुस्से में तिल मिलाता हुआ यहाँ पर आया था और वो भी अपने कमरे में जाकर जैसे ही बैठता है ना उसे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा कि किसी ने उसे इनडायरेक्टली किस कर दिया है और वो भी एक लड़के ने। हालांकि लवांगजी को एक अपनी तरीके के तलवारबाजी में एक अलग लड़के के साथ जो तलवारबाजी थी वो करके मज़ा आया था, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उन दोनों की ऐसे इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। और उसने ये नहीं सोचा था कि विभूषण एग्रेसिव होगा, उस पर हमला कर देगा, उस पर झूठा नाम लगाएगा कि तुम्हारी वजह से मुझे डंडे पड़े हैं। और उसके दिमाग में ना लंजा वाला एंगल तो बिल्कुल नहीं आया था। तो वो जाके अपने रूम में बैठता है, लंजा घर आता है, लंजा उसे पूछता है क्या हुआ, लेकिन लवांगजी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जाकर अपना बैठ जाता है। अब ऐसे करते करते इन लोगों को लगभग यहाँ पर 1 महीने के लिए पढ़ाई करनी थी। विभूषण और लवांगजी की आंकड़ा रहता था 36 का, दोनों एक दूसरे से लड़ते थे। और लंजा और जो हमारे विंग थे उनका भी ऐसे ही आंकड़ा चलता था। जैसे कि कभी लंजा पौंड में नहाने गया है तो क्या करता था, विंग ने ना उसके 2-3 बार कपड़े चुरा के भाग गया था और जानबूझकर उसके कपड़ों को बाहर फेंक देता था, गोल्ड पौंड से जो जगह बनी हुई थी उससे बाहर। लंजा को काफ़ी देर तक पानी में रहना पड़ता था, फिर वो जैसे तैसे करके बेचारा ऐसे ही वापस आया करता था, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट भी मिली थी। एक बार तो उसके अंकल ने उसे घुटनों पे बैठने के लिए बोला था कि कपड़े पहन के आओ, कपड़े चेंज करके आओ, फिर घुटनों पे बैठना। उसे कहीं ना कहीं आइडिया तो लग गया था कि कोई तो गड़बड़ कर रहा है, लेकिन जब उसने भागते हुए विंग को देख लिया था तो उसने अपनी पनिशमेंट लेने के बाद विंग को पकड़ लिया था। उसने विंग को पकड़कर यहाँ पर उसे सीधा कहा कि चलो मेरे अंकल के पास। विंग उसका हाथ छुड़ाकर भाग गया था। अब वो विंग के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तभी उसके भाई ने उसे रोक दिया कि इधर आओ लंजा, मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। वो बेचारा कुछ नहीं बोलता और चुपचाप चले जाता है, उसे ह्यूमिलेशन भी होती है। ऐसे ही करते करते यह सबके मन में खटास सी आ गई थी। और जब भी तीर अंदाजी करा करते थे तो उसमें विभूषण और लंजा के बीच अब कंपटीशन होने शुरू हो गए थे। दोनों ही कौन बेस्ट है इसमें इसकी लड़ाई में जुट गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 महीने तक टनाटन बजती रहती है। ना ही विभूषण को ये पता था कि लवांगची का एक छोटा भाई है लंजा, और ना ही जो हमारा विभूषण था, विंग था, उसे ये पता था कि लंजा और लवांगची अलग अलग है, क्योंकि वो लवांगची से मिला ही नहीं था। लेकिन गलती से एक दिन क्या होता है कि विभूषण सो रहा था तो वो विंग को कह देता है डेली मैं जल्दी उठता हूँ, आज तुम चले जाओ। तो विंग जो है वो क्लास में जाता है। वो पहले तो बहुत मना करता है, नहीं काका मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, लेकिन अपने भाई के डांटने पर, क्योंकि विभूषण सच में उसे गुस्सा आ रखा था, क्योंकि जो उसकी तीरंदाजी की क्लास थी, फिर घुड़सवारी की क्लास थी, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो तुरंत ही उसे कह देता है अगर तुम नहीं गए तो देख लेना, आज के बाद तुम्हारा कोई काम मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर अपने भाई की डांट सुनने के बाद वो बेचारा चुपचाप उठता है बिस्तर से और अपनी क्लास लेने चला जाता है। सुबह सुबह वो देखता है कि उसके और लंजा में तनातनी हो रखी थी। और आज उस विभूषण ने कहा था कि वो पूरे दिन आराम करेगा, तो वो अब कमरे में था पूरे टाइम। विभूषण को क्या था, विभूषण यहाँ से अपना काम वाम किया, चुपके से वो वहाँ से निकल के सही टाउन से कुछ ना कुछ खाने के लिए चीज़ें लेकर आ रहा था और कुछ ना कुछ गिफ्टिंग पर्पस से अपने मम्मी पापा के लिए भी लेने गया था। तब विंग जब यहाँ पर आया तो वो देखता है सुबह सुबह लंजा। वो लंजा को क्लास में बैठे बैठे मुँह चिढ़ाता है, कभी कुछ करता है, कभी उसके सिर पे
जो पेपर था पेपरमैन बनाकर भेजता है, कभी उसे मारता है, कभी पेपरमैन से उसे पिटवाता है, ऐसे करता है। फिर उसे डांट भी पड़ती है। लेंचरन उसे सबके सामने डांट देते हैं और सबके सामने ही उसे हेड स्टैंड करने के लिए बोल देते हैं। फिर उसके बाद वो बेचारा आगे जाता है तो लवांगची उससे तलवारबाजी में मुकाबला करता है, जबकि जो विभूषण था वो तलवारबाजी में बहुत अच्छा था। लेकिन लवांगची तलवारबाजी में मतलब विभूषण के मुकाबले विंग इतना अच्छा नहीं था, तो जब लवांगची उसके साथ फुल फोर्स से लड़ता है तो वो बेचारा तो गिर गया। अब गिर गया तो सारे हंस रहे हैं कि विभूषण के ऊपर, तो उसे ऐसा लगता है कि लवांगची और लंजा एक ही पर्सन है। वो ना लवांगची से बदला उतारने के लिए सोच लेता है, आज तो कुछ बड़ा करूँगा। तो जब वो देखता है ना शाम के टाइम लंजा बात लेने गया हुआ है, तो वो जानबूझकर ना यहाँ पर लंजा के पीछे पीछे जाता है और लंजा के कपड़े चुराने की कोशिश करता है। लंजा तो पहले से ही जानता था कि उसके कपड़े कौन चुराता है, जान के उसे पंगे कौन लेता है। तो लंजा ना खुद को पानी में जाने का दिखावा करता है और जैसे वो मेडिटेट कर रहा हो। जब विंग वहाँ पर कपड़े चुराने आया तो लंजा ने तुरंत ही अपनी विजन का इस्तेमाल किया, वहाँ पानी में से भाग कर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। विंग अब कपड़े ना छोड़े, लंजा कह रहे मेरे कपड़े छोड़। विंग कहता मैं नहीं छोड़ता। लंजा ने कहा कपड़े छोड़, नहीं छोड़ रहा था। लंजा जोर से खींच कर ना विंग को पानी में डाल देता है, जिसके बाद विंग गिरने के बाद पानी से ऊपर ही नहीं आता। अब लंजा को लगता है कि कहीं विंग डूब तो नहीं रहा। वो बार बार चेक करता है तो विंग कहीं भी नहीं था। विंग बस एक दो बार हाथ मारता है, लंजा डर जाता है। लंजा सोचता है ये पानी इतना गहरा भी नहीं लगता है, उसे तैरना नहीं आता। लंजा तुरंत ही पानी में कूद मारता है और जैसे ही कूद मारता है ना तो विंग उसे पकड़ लेता है अपनी टांगों से और तुरंत ही उसके मुंह पे चिलूटी कर देता है, मतलब मुंह से पानी निकाल देता है लंजा के मुंह पे। लंजा तुरंत ही कहता है क्या तुम पागल हो। वो लंजा का फोरहेड रिबन तुरंत ही खींच लेता है और उसके बाद वो उस रिबन को उतार के पानी में फेंक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे तलवारबाजी में हराओगे तुम। और वो तुरंत ही लंजा को पलट देता है। दोनों पानी के अंदर लड़ाई करने लगते हैं। लंजा जो कि अपनी हाफ नेकेड बॉडी में था, विंग उसके ऊपर आके बैठ गया, उसकी चेस्ट को पकड़ लिया उसने और तुरंत ही लंजा के यहाँ पर, क्योंकि उसने फॉरहेड रिबन को फेंक दिया था, तो लंजा ने गुस्से में विंग की बालों को पकड़ लिया। विंग ने लंजा के बालों को पकड़ लिया। लंजा को बहुत गुस्सा आता है। वो ना जानबूझकर लंजा की जो स्किन थी ना उस पर ऐसे चुटकी भर देता है। तो लंजा को गुस्सा आता है, वो विंग के हाथ पे काट देता है। ऐसे करते करते ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करते हैं और फिर लंजा जो था वो पानी में से बाहर आ गया था। उसने अपने कपड़े पहने, उसे शेमलेस बोला और चला गया। विंग भी गुस्से में था। विंग अपने कमरे में वापस गया, कपड़े वपड़े चेंज किए, लेकिन लंजा और विंग के बीच में जो लड़ाई हो रही थी ना वो किसी को नहीं बताते हैं। ऐसे करते करते ये 16 साल के बच्चे अब वापस अपने अपने घर चले गए थे। विभूषण जानबूझकर ना जिस दिन इन्हें जाना था उससे एक दिन पहले ही सही टाउन पहुंचा हुआ था अपने माता पिता के लिए चीज़ें लेने के लिए। विंग, जिंगछा और बाकी यानले के साथ आ गया था। अब जब वो लोग जा रहे थे ना तो यहाँ पर वांगची को बहुत बुरा लग रहा था। जिंगछा को भी लंजा को भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि दोनों भाई को कहीं ना कहीं एक तरह से विंग और विभूषण की आदत लग गई थी। वांगची को वुजियान की और जो लंजा था उसे विंग की। लेकिन दोनों का मन उदास था, दोनों बाहर जाकर देखना चाहते थे। दोनों भाई एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या आप डोर की ड्यूटी लेना चाहेंगे, लेकिन लेंचिचन के सामने दोनों ही भाई ऐसे ही मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं लेना चाहते। हालांकि दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। यहाँ पर तुरंत ही लवांगची और उसकी लंजा की दुविधा देखते हुए लेंचिचन कहते हैं कि क्या तुम दोनों ही मास्टर विभूषण को पसंद करते हो। लंजा तुरंत ही कहता है बिल्कुल नहीं, वो विभूषण वो तो कितना बेकार है, उसने मेरे कितनी बार कपड़े चुराए हैं। लेकिन फिर वो अपनी और उसकी नोकझोंक याद करने लगता है, फिर वो चुपचाप हो जाता है। फिर लवांगजी को भी याद आता है कि कैसे वो तलवारबाजी के टाइम में, तीरंदाजी के टाइम में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, वो चुप रहते हैं। यहाँ पर लेंचिचन कहते हैं मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, तुम लोग एक इंसान से शादी नहीं कर सकते हो। लंजा, लवांगची, तुम में से किसी एक को अपना प्यार सेक्रीफाइस करना होगा। क्योंकि यहाँ लेंचिचन भी समझ रहे थे कि विभूषण और विंग एक ही पर्सन है, इसलिए वो अपने दोनों छोटे भाइयों की दुविधा समझ सकते थे। विंग को वापस गए हुए अब फिर से 1 साल का समय बीत गया था। विंग और वुजियान दोनों ही वापस यूनवक आ गए थे। उनको 1 साल का समय बीत गया था। इन 1 साल में ना
जो लंचा और लवांगची थे ना, उनका यहाँ पर क्लाउड रेसेस में मन नहीं लगता था। विंग और वुजियन जो थे वो क्लाउड रेसेस से निकलने के बाद जंगचा के साथ मिलकर लैनलिंग घूमने चले गए थे। वहाँ से खाया पिया मौज किया, फिर वो लोग डांस वांस देखा, उसके बाद वापस से युनमग आ गए थे। ऐसे ही घूमते फिरते वो लोग अपने घर वापस आ गए थे। यहाँ पर वुजियन कभी कभी लंजा की तीरंदाजी को मिस किया करता था, और जो विंग था ना वो चुलबुला था, छोटा था, उसे भी लंजा के साथ वो जो मस्ती करता था, कपड़े चुराता था, जानबूझकर उसे तंग करता था। यहाँ तक कि एक दो बार मतलब उसने जानबूझकर उसके बाल खींचकर उसका रिब्बन खोल के भाग गया था। वो चीज़ें भी याद करता है, मुस्कुराता है, सबको अपने किस्से अपनी डींगे सुनाता है कि मैं कितना मज़ा करता था। लेकिन जो जो जंगचा था ना, वो कहता था तुम तो वहाँ गए नहीं तो तुम डींगे कौन से मार रहे हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, हमेशा वुजियन ही क्लास में जाता था। विंग कहता था तुम क्या जानो, वहाँ पर बहुत सारी क्लास होती थी, मैं दूसरी क्लास में जाके बैठता था। जंगचा सोचता था कि झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि सच में वुजियन के होते हुए भी विंग काफ़ी सारी क्लास में चुपके से चला जाता था। कभी छुपके से लाइब्रेरी पहुंच जाता था, कभी कहीं, क्योंकि सभी को ये लगता था, मतलब जो जंगचा था या शिजेरियो ने ये लगता था कि विंग वहाँ है ही नहीं। जबकि विंग और वुजियन दोनों गुप्त रूप से अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के इधर उधर घूमते थे, दोनों एक ही लुक रखते थे। अब जैसे जैसे ये लोग बड़े होने लगे, इन बातों को लगभग 4 साल बीत गए। पहले ये 16 की उम्र में वहाँ गए थे और अब ये 20 के हो गए थे। तो सभी को दोबारा से वेनसेक्ट में जाने का न्योता आता है। वेनसेक्ट से जो वेन रोहान था ना, वो अपने लिए परफेक्ट मेल और फीमेल दोनों तरीके की कॉन्कनबाइन कॉन्सर्ट चूज़ करना चाहता था। तो उसने सारे सेक्स में एक एक न्योता भेजा हुआ था कि वो किसे चूज़ करेगा। तो अब ना सारे सेक्ट्स को धीरे धीरे करके न्योता आ रहा था। अगर वेन सेक्ट के जो न्योते हैं उससे पहले ही किसी और को अगर चूज़ कर लिया अपने लिए, तो उनकी शादी हो जाएगी। वेन सेक्ट की चीज़ों को फिर माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर पहले वेन सेक्ट ने किसी के लिए न्योता भेज दिया है तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पहले वेन सेक्ट को ही अपने लिए पार्टनर चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जियांग यानली के लिए जिन जिशुन ने पहले ही लेटर भेज दिया था उसके पिता ने। जिन जिशुन पहले तो उन्हें पसंद नहीं करता था, मतलब जब वो लोग वहाँ से आए थे गुसू से, तो उन लोगों के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। फिर एक बार जिन जिशुन के घर में जियांग यानली को कुछ टाइम के लिए भेजा गया। जब उसकी माँ की तबीयत ख़राब हुई तो उसकी माँ ने मैडम यू और जियांग यानली को अपने पास बुलाया। तब जिन जिशुन की और जियांग यानली की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि वो उसकी माँ का बहुत ख्याल रखती हैं, उन्हें ढंग से उनकी सेवा करती हैं, उनके लिए सूप बनाती है, उनके लिए खाना करती है और उनके लिए कुछ मेडिसिनल चीज़ें भी सीखती हैं। और उन्हें मतलब किस तरह से उनके पैरों को दबाना चाहिए, इस तरह से जो सुई वाला ट्रीटमेंट होता है वो भी करती हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो जिसकी वजह से ना जिन जिशुन को वो अच्छी लगने लगी, क्योंकि वो ना अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड था फादर के बदले। और जब उसकी माँ के लिए कोई इतना सब कुछ कर रहा है तो उसे लगता है नहीं यार, इस लड़की का दिल बुरा नहीं हो सकता। तो वो कनेक्टेड फील करता है जियांग यानली से और जियांग यानली को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब जियांग यानली का तो मतलब नहीं बनता कि वो जो है वो जाएगी वेनसेक्ट में, क्योंकि पहले ही जिन गुआंगशन ने उन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर रखी थी। तो जैसे ही वेनसेक्ट का स्क्रोल अभी उनके पास आने वाला भी नहीं था, उससे पहले ही जिन गुआंगशन ने अपने पुत्र की शादी की अनाउंसमेंट कर दी। तो वेनसेक्ट में जाने से पहले यहाँ पर जियांग सोच लेते हैं कि इन दोनों की शादी कर देते हैं, छोटे से ही मुहूर्त में इन लोगों की शादी कर देते हैं। कि अचानक से अभी वेनसेक्ट का स्क्रोल वो जानते थे कि आने वाला है, कि उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लेंसेक्ट से एक स्क्रोल आ जाएगा। और लेंसेक्ट से ना लव वांगची और लंजा की शादी विभूषण से करने का एक स्क्रोल आया, जिसे पढ़कर तो विभूषण का खून खोल गया, क्योंकि वो तो जानता था कि जो लवांगची है वो उससे तो वो मिला हुआ था और वो लवांगची और लंजा को एक समझता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये दोनों दो भाई हैं। इन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था। इसे वो स्क्रॉल पढ़ने के बाद आइडिया हुआ कि दो शख्स हैं। अब उसे ये नहीं पता कि वो जिससे तलवारबाजी करता था क्या वो लवांगची है, क्योंकि उस इंसान ने कहा तो था कि मैं सेकंड प्रिंस हूँ। लेकिन अब उसे ये नहीं पता कि भाई सच में सेकंड प्रिंस है या नहीं। क्या पता वो लंजा भी हो सकता है, क्या पता वो लवांगची भी हो सकता है। वो इससे भी पूछता है तुम जिससे मिलते थे वो कौन था। वो तो कहता है कि भाई मैं तो थर्ड प्रिंस से, शायद उसका नाम लंजा था। अब ऐसे ही इन दोनों भाइयों को कन्फ्यूज़ होना होती है।
अब वीन की तो नींद उठ जाती है, उसे लगता है कि कहीं ये ना हो कि जिस शख्स से वो मिलता था उससे उसके भाई की शादी हो गई, तो थोड़ा सा उसके दिल में भी सैडनेस थी। फिर वो मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं गोगो की शादी के लिए चीज़ें सह लूँगा। लेकिन वुजियन कहता है मेरे को 2 बंदों की कॉन्केबाइन या वाइफ नहीं बनना है। मतलब उसके लिए तो सीधा वाइफ के लिए आया था कि अगर आप शादी करते हैं तो आप कंसोर्ट बनेंगे या मतलब सीधा पार्टनर बनेंगे। लेकिन वुजियन कंफ्यूज कि मैं 2 लोगों का क्यों बनूंगा। वो कहता है कि भाई मुझे पहले इन लोगों से मिलना है, जब तक मैं डिसाइड नहीं करूँगा मुझे किससे शादी करनी है तब तक मैं नहीं करूँगा। वो सीधा पहले मना कर देता है जैसे ही स्क्रॉल आता है। लेकिन तभी ना उनके घर में वेंसेक्ट का स्क्रॉल आ जाता है, जहाँ पर विंग, वुजियान, चंगचा इन तीनों को बुलाया गया था। जियांग यानली का कैंसिल कर दिया था नाम, क्योंकि जियांग यानली की पहले ही शादी फिक्स हो गई थी। अब यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि हम लेंसेक्ट के चीज़ों को कंसीडर अभी नहीं करते, हम वेन रोहान के यहाँ जाते हैं और वहाँ से रिजेक्ट होकर आ जाएंगे, उसके बाद लेंसेक्ट को देख लेंगे। अब ये जैसे ही सारे के सारे जितने भी बैचलर्स थे ना, इन लोगों को बुलाया गया वेंसेक्ट में। जितने भी प्रिंस प्रिंसेस थी ना, सबको कॉन्सोर्ट कॉन्कनबाइन वाले जो खत थे वो भेज कर यहाँ पर बुला लिया गया। अब जो यहाँ पर शिचन थे ना, वो अपने लिए मिंग्याओ को चूज़ कर चुके थे, इसलिए वो वहाँ नहीं जाते। लंजा को जाना पड़ता है और लवांगची को जाना पड़ता है। हालांकि वो किसी की मेल कॉन्कनबाइन कभी बनेंगे नहीं, पर वो ये बताने के लिए जा रहे थे कि हम ऑलरेडी जियांग सेक्ट में विभूषण के लिए अपना अपना स्क्रॉल भेज चुके हैं। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं, लवांगची और लंजा दोनों बिल्कुल सेम अपीयरेंस में थे, दोनों के चेहरे पे बिल्कुल सेम तेज था। और जैसे ये लोग वहाँ आते हैं, इनको देखकर 2 लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि पहले वुजियन खड़ा था, उसके पीछे विंग खड़ा था। दोनों शॉक्ड कि ये जो लैन ब्रदर्स हैं ये ट्विंस हैं और ये एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पर लैन ब्रदर पहले वुजियन को देखते हैं और स्माइल करके बो करते हैं दोनों ब्रदर। अब वुजियन के पीछे से एक और बंदा निकल के आता है, बिल्कुल वुजियन जैसे दिखने वाला, वुजियन जैसे ड्रेसअप करने वाला विंग। और यहाँ पर दोनों ब्रदर एक दूसरे को देखते हैं और फिर इन दोनों ट्विन वी जेड्स को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। एक तरफ लैन जेड्स खड़े थे, एक तरफ वी जेड्स खड़े थे, एक तरफ गूसू के वो कोल्ड प्रिंस थे, एक तरफ यहाँ पर लोटस पेयर के 2 क्यूट प्रिंस थे। यहाँ पर इन दोनों की ही मतलब इन चारों की धड़कनें तेज़ हो गई कि ये क्या मच रहा है। अब चारों एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि लंजा कंफ्यूज था, वो कौन से नफरत करता था और लड़ता था और किस पे निगरानी रखता था, उसने किसकी पिटाई करवाई है। लवांगची कंफ्यूज था, मैं तलवारबाजी किसके साथ करता था। यहाँ पर वुजियन कंफ्यूज था कि इनमें से वो किसके साथ तलवारबाजी करते हुए मस्ती करता था। और यहाँ पर भी कंफ्यूज था कि आखिर वो किसके कपड़े चुरा चुरा के भागता था, किसकी वजह से पनिशमेंट इतनी ली है उसने, और किसने उसके हाथ पे काटा था। यहाँ पर लंजा को याद आता है कि वो जैसे पसंद करता है उसने उसके हाथ पे काटा था। वो तुरंत ही कहता है तुम में से हाथ पे किसके निशान हैं, आई मीन बाइटिंग मार्क्स। तुरंत ही विंग आके कहता है तो वो तुम थे जिसने मेरे हाथ पे काटा। ओह, मेरे हाथ पे निशान है। और वो तुरंत ही अपने हाथ का बाइट निशान दिखाता है। यहाँ पर अब लंजा और विंग तो एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे थे, पर उनके मन में एक दूसरे के लिए लड्डू फूट रहे थे। पर कुछ और लोग भी थे, 2 लोग जो एक दूसरे को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। वो थे लवांगची और विभूषण, जिन्होंने लड़ते हुए एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ी टक्कर दी थी। लवांगची को याद आता है किस तरह से विभूषण ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसकी दोनों जो कपड़े की स्लीव्स थी उन्हें काट दिया था। वो तुरंत ही वो करता है, विभूषण भी वो करता है और कहता है क्या आप वही तलवारबाज हैं। लवांगची धीमे से कहता है तो तुम्हारे साथ मेरा मैच होता था। यहाँ पर वो कहता है ये बोलकर दोनों ही मंद मंद अपने मन में मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिर लवांगची कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और लंजा कहता है विभूषण तुम हो, यानी कि फिर ये कौन है। तो लंजा को विभूषण कहता है ये मेरा छोटा भाई विंग है। वो कहता है लेकिन विंग अलग है और विभूषण अलग है,
हमें तो लगा था एक ही बंदा है, इसलिए हमने शादी का स्क्रॉल तुम्हारे लिए भेजा, पर अगर ये इंसान तुमसे अलग है ना, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे विंग से शादी करनी है। लंजा तुरंत ही ब्लंट होकर बोल देता है। विंग यहाँ पर देख रहा था और कह रहा था मेरे से शादी करनी है, पर आप लोग तो गोगो को पसंद करते हो ना, मैं कैसे गोगो के पार्टनर पे लाइन मार सकता हूँ। लेकिन उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। तुरंत ही वुशियन कहता है मैं इस शख्स से मिला भी नहीं हूँ, ये कौन है। वो लवांगची से पूछता है तो लवांगची कहता है ये मेरा छोटा भाई लंजा है। वुशियन कहता है मैं लंजा को नहीं जानता, मैं लंजा से मिला भी नहीं हूँ और मैं दो लोगों के बीच में बटना नहीं चाहता, तो मुझे तुम्हारा बड़ा भाई लवांगची पसंद है। यहाँ पर लंजा कहता है बिल्कुल, और मैं भी आपसे शादी नहीं करना चाहता, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो आपसे शादी कैसे कर लूँगा। मुझे आपका छोटा भाई पसंद है, ये नटखट है, मेरे कपड़े लेके भाग जाता था और इसने मेरा फॉरहेड रिबन भी छुआ है। यहाँ पर वो कहता है अच्छा मैंने तुम्हारा फॉरहेड रिबन छुआ है। और यहाँ पर लवांगची विभूषण की तरफ देखता है, दोनों को फॉरहेड रिबन से एक दूसरे के लिप्स याद आ जाते हैं जो उन्होंने टच किए थे। दोनों के गाल काफ़ी ज़्यादा लाल होने लगते हैं। यहाँ पर विंग कहता है क्या हुआ गगा, आपके गाल क्यों लाल हो रहे हैं, और ये फॉरहेड रिबन छूने से क्या होता है। लवांगजी कहता है फॉरहेड रिबन सिर्फ हमारा स्पाउस छू सकता है, बचपन में हमारे माँ बाप या सिबलिंग छू सकते थे, लेकिन बड़े होने पर सिर्फ हमारा स्पाउस या हमारे होने वाले बच्चे छू सकते हैं। विंगा थोड़ा सा उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। और वुजियन से लवांगजी पूछता है कैसे हो तुम। वुजियन हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। यहाँ पर लंजा कहता है मेरा भाई तो एकदम ठीक है, पर तुम्हारे बिना मरे जा रहा है। यहाँ पर विंग कहता है अच्छा, लेकिन मेरा भाई किसी की वजह से मरे नहीं जा रहा है, मेरा भाई एकदम ठीक है, मेरे गोगो परफेक्ट है। ये वो जैसे ही ये बोलता है लंजा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी गोगो, क्यों तुम इतने अच्छे तरीके से उसे गोगो क्यों कह रहे हो, अपने भाई को ब्रदर बोलो। यहाँ पर विंग कहता है बिल्कुल नहीं बोलूँगा, वो मेरे गगा हैं तो गगा हैं। लंजा कहता है बट आई एम फीलिंग जेलस। विंग कहता है तो मैं क्या करूँ। ऐसे ही ये नोकझोंक कर रहे थे कि तभी वेंस इन्हें समन कर लेते हैं। अभी ये लोग जैसे ही वेंस के यहाँ जाते हैं तो लवांगची ने पहले ही वेंस को एक चीज़ दे दी थी, जिसमें लवांगची ने यहाँ आने से पहले थोड़ा सा इंक से चीज़ों को हटाया। मतलब उसने बर्थ नेम की जगह सेकंड ब्रदर ऐसे करके लंजा का नाम शादी के स्क्रॉल पे लिखा था, और वो भी विंग के साथ। तो वो दिखाता है कि उसने पहले ही यहाँ पर विंग और वुशियन को कोट करने के लिए वेंसेक से पहले ही खत भेज दिए थे। और विभूषण भी दिखाता है कि हाँ शादी के लिए उन्हें पहले से ही न्योता आ गया था, जिसके बाद वेंसेक सीधा उन्हें भेज देता है कि नहीं ठीक है, अगर तुम लोगों को आ गया है, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। उन्हें ये भी डाउट होता था कि क्या पता ये लोग रोमांस में इंडल्ज हों, भाई वर्जन ना हो, तो इसलिए वो लोग सीधा ही ऐसे लोगों की जिनकी शादी पहले से तय है या जो एक दूसरे से लव करते हैं उन लोगों को यहाँ से जाने देते हैं। अब लवांगची, लंजा, विभूषण, विंग ये लोग ना अब तुरंत ही सोचते हैं कि हम क्या करें, इन लोगों को वेंसेक्ट से तो जाने दिया था। यहाँ पर जंगचा भी जानबूझकर वेंसेक्ट के जो वेनरोहान था वेंचो था उसकी ऐसे ही मजाक उड़ाने लगता है, बुराई करने लगता है, जिसकी वजह से उसे भी धक्के मार के निकाल दिया था और उसे भी उस लिस्ट से निकाल दिया था जहाँ से उन्हें अपने लिए कॉन्क्यूबाइन या कंसोर्ट चूज़ करने थे। उन्होंने बाकी सेक्ट के कुछ और सेक्ट्स के लोगों को अपने लिए चुन लिया था। जंगचा भी अब इन तीनों के साथ वापस आता है और वो इन तीनों को कहता है कि हमें जल्द से जल्द वापस यूनमक जाना होगा। मैंने सुना है कि जैसे ही इसकी शादी हो जाएगी ये अपने अलायंस के साथ मिलकर बाकी के सेक्ट पे हमला करेगा। लवांगची और विभूषण एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन जल्द ही जब ये लोग अपने अपने जगह पर पहुंच गए थे तो लवांगची ने ब्राइड प्राइस अपनी अपनी ब्राइड्स के लिए भेज दिया था। लवांगची और लंजा की ब्राइड यानी कि विभूषण और विंग के लिए ब्राइड प्राइस आता है, जहाँ पर गूसू से उनके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें भेजी गई थी और बदले में वो लोग भी लवांगची ने अपनी एक पालकी भी भेज दी थी, लवांगची और लंजा की पालकी, जो कि उनकी ब्राइड्स को लेने के लिए आई हुई थी। विभूषण और यहाँ पर विंग की शादी के नाम पर उन्हें भी डोली में बिठाकर उनके ससुराल भेज दिया जाता है, क्योंकि ससुराल जाने के बाद ही उनकी शादी होगी, उनको कस्में लेनी होंगी। और ऐसे करके वो लोग जैसे ही यूनमक से निकल कर सीधा क्लाउड रेसेस आते हैं ना, क्लाउड रेसेस आने के बाद उन लोगों की शादी का समारोह
पूरा का पूरा अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही गुप्त तरीके से चीज़ें कर रहे थे। मतलब उन लोगों को बहुत ही थोड़े लोगों के साथ मिलकर लेंसेक्ट के अच्छे योद्धाओं के बीच में पूरे यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद जल्दी जल्दी इन लोगों ने शादी की थी। क्लाउड रेसर्स जल्दी ये लोग पहुँच गए थे, शादी की। और शादी करने के बाद लवांगची और जो हमारा लंजा था ना, वो अपनी फर्स्ट नाइट इन लोगों के साथ बिताते हैं। फर्स्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी। हालांकि इन लोगों की मेल मेल की शादी हो रही थी। लोगों ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया था क्योंकि चारों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और ये लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा हो रही थी। लंचरन पहले इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन लंजा और लवांगची ने कहा कि या तो वो आगे चल के सीधा मॉन्क बन जाएंगे, और अगर उनकी शादी विभूषण या विंग से नहीं हुई तो फिर लंचरन को मानना पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी मॉन्क जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर उनके दोनों नेफ्यू भी मॉन्क बन जाएंगे तो उन्हें बहुत अफसोस रहेगा, क्योंकि पहले ही उनके पिता, उनकी माता ने अपनी बहुत कठिन ज़िंदगी जी थी। यहाँ पर वी जांग से कांग से सरन सारे मिलकर लेंस सेक्ट के साथ वेंस के साथ खिलाफ होने के लिए, वेंस के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पर जियांग्स और जिन के भी अलायंस बन चुके थे, इसलिए वो लोग भी आपस में मिलकर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मिंग्याओ के लिए जो हमारे लेंशिचन थे, उन्होंने रिश्ता भेजा हुआ था, इसलिए जिन सेक्ट से उनका भी एक अलायंस हो जाता है। लवांगजी काफ़ी ज़्यादा खुश था अपने विवशन के साथ, लंजा खुश था अपने विंग के साथ। लेंशिचन मिंग्याओ से शादी कर चुके थे। बिल्कुल वहाँ पर ना एक साथ 3 शादियाँ हुई थी लेंशिचन की भी। और जो न्यू सिंह था ना, उसे यहाँ पर जंगशा ने अपनी शादी के लिए कोर्ट कर दिया था, क्योंकि वो लोग आपस में सब कनेक्ट करना चाहते थे। इसलिए नी सेक्ट भी अब आकर वेंस के खिलाफ सीधा जियांग वालों से मिल चुका था, क्योंकि नी मिंगजू की शादी जो जिन सेक्ट था ना, उनकी एक बेटी होती थी, उससे करा दी गई थी, जिसका नाम था जिनसू, जिसकी वजह से ये 4 सेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए थे। वेन रोहान ने सोचा भी नहीं था। फिर एक बैटल होती है जिसमें वेन रोहान को ये चारों सेक्ट मिलकर अच्छी तरीके से हरा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको वेन रोहान को हराने के लिए उसकी हरकतों की वजह से उनका साथ उनके सबसे बड़े अलायंस, सबसे छोटे भाई ने मतलब कहीं ना कहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने जो वेन रोहान थे उसने अपने छोटे भाई को मरवा दिया था, जिसके बाद उनके बच्चे बगावत में उनके खिलाफ हो गए थे और उनके जितने भी राज थे उन्हें लाकर उन्होंने सीधा लेंसेक्ट को बता दिया थे। अवेंचिंग वेनसेक्ट से हटकर यहाँ पर इन लोगों के साथ जुड़ गए थे। वेनसेक्ट जब हार गया तो वेनसेक्ट के वेनशू, वेनचाओ, वेन रोहान को सजाए मौत सुना दी गई थी। उनकी जितनी भी कॉन्कनबाइंस थी उन्हें रिहा कर दिया गया था और वापस से अपने घर जाकर अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए बोल दिया गया था। फिर वेनसेक्ट को संभालने की कमान सीधा वेनचिंग और उसके भाई वेननिंग के हाथों में आ गई थी, जो कि अच्छे तरीके से रूल करते हैं। यहाँ पर हमारा लवांगची विभूषण भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हमारे जो प्यारे से कपल थे, यानी कि हमारे क्यूट से वांगशुन कपल, अपनी शादी के लगभग 2 साल बाद हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लवांगची और जो विभूषण थे ना, उन लोगों को ऐसा लगता था कि अगर हम एक दूसरे को किस करेंगे और एक दूसरे की कठोरता को आपस में रगड़ेंगे तो रोमांस हो जाता है। उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं था रोमांस कैसे करते हैं। तो एक दिन उनके हाथ ना वो एक फॉरबिडन लैंप सा लगता है, मतलब इंसेंस बर्नर टाइप्स में, तो वो लोग उसे जगाते हैं और वहाँ पर ना वो लोग इमेजिन करने लगते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और जैसे वो इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल करते हैं तो वो अचानक से एक ऐसे ड्रीम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बुक मिलती है फॉरबिडन एरिया की, लेंसेक्ट की, जिसे वो खोलते हैं और फिर वो जब उसमें देखते हैं ना तो उसमें बताया जाता है कि 2 मेल्स के बीच में किस तरीके से रोमांस करना चाहिए। जिसे पढ़ने के बाद तो विभूषण हैरान हो गया था। फिर वो इंसेंस बर्नर जब शांत होता है तो वो दोबारा से होश में आते हैं। अब लवांगजी विभूषण को उस जगह लेकर जाता है। दोनों फॉरबिडन एरिया में जाते हैं लेंसेक्ट के, क्योंकि विभूषण अब लेंसेक्ट का पार्ट बन गया था। वो लोग फॉरबिडन एरिया में जाकर उस बुक को खोलते हैं और उस बुक को देखकर रोमांस करना शुरू करते हैं।
यहाँ पर उस बुक में दिखाया हुआ था कि पहले आप लोगों को अपने अपने रूम में जाना है। लवांगची ने उस बुक को वहाँ से ले जाकर रूम में ले गया था। अब उसने अपनी जिंगशी को पूरा बंद कर दिया था, क्योंकि उसने और जो हमारा लंजा है ना, उसने जिंगशी 1 जिंगशी 2 ऐसे घर बनवा लिए थे बिल्कुल आसपास में ही, थोड़ी थोड़ी दूर पे। जिंगशी का गेट बंद करने के बाद वो लोग उस बुक को एक मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने लगते हैं। अब वो देखते हैं कि किस तरह से दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लवांगची और विभूषण ने पहले एक दूसरे को किस की हुई थी और एक दूसरे की कठोरता से अपनी कठोरता को रगड़ने पे उन्हें ऐसा लगता था कि इसे ही लव मेकिंग कहते हैं और इसी तरीके से प्यार होता है दो मेल्स के अंदर। क्योंकि विभूषण को तो कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे होता है, लवांगची को भी इतना नहीं था। वो दोनों उस बुक को देखते हैं, एक दूसरे को पहले किस करना शुरू कर देते हैं वहीं बैठे हुए अपने ड्राइंग रूम में। अब लवांगची देखता है कि कैसे धीमे धीमे करके रोप्स खोले जाते हैं, तो वो विभूषण के हाथों से पहले तो उंगलियों से अपनी उसकी वेस्ट पैंट को खोलता है और विभूषण जो था वो उसकी वेस्ट पैंट को खोलता है और दोनों अपनी अपनी वेस्ट पैंट को खोल के अलग रखते हैं, रोप्स उतारते हैं। फिर धीमे धीमे लवांगची उसकी पूरी बॉडी को किस करता चाहता है जिस तरह से बुक में दिखाया गया था। फिर वो देखता है कि ऐसे ऐसे अपने अपने पार्टनर के निबल्स को मुँह में लेके धीमे धीमे सक करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले लवांगची विभूषण के करता है और विभूषण लवांगची के करता है। अब दिखाया जाता है कि एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की कठोरता को थोड़े थोड़े चुंबन करता है, तो लवांगची भी धीमे धीमे करके अपने पार्टनर की कठोरता को चुंबन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से विभूषण देखता है कि लवांगची की भी जो कठोरता है वो फड़फड़ा रही है। तो दोनों अब दिखाया जाता है कि दोनों को स्विच कर लेना चाहिए 69 पोजीशन में। तो विभूषण भी लवांगची की कठोरता को किस करता है और लवांगची भी विभूषण की कठोरता को किस करने लगता है। हालांकि लवांगची का जो प्राइड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था विभूषण की तुलना में। विभूषण गहरी गहरी सांसें लेता है, लवांगची उसे और अच्छे से प्लीज़ करता है, तो विभूषण भी उतनी ही ताकत लगा के लवांगची को प्लीज़ करना शुरू कर देता है। लवांगची को बहुत गहराइयों का एहसास होता है और जोश में आकर वो अपना लव जूस विभूषण के अंदर निकाल देता है और विभूषण लवांगची के अंदर। अब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर वो जो चीज़ देखते हैं ना, वो तो हैरानी थी कि जो दूसरा मेल है वो अपने पार्टनर की दोनों टांगों को अपने कंधे पे लेगा और वहाँ कुछ चिकनाहट जैसी चीज़ों को उसके नीचे वाले छेद के अंदर डालेगा। और लवांगची हैरान होता है, विभूषण ने भी ये चीज़ कभी ट्राई नहीं की थी। अब लवांगची अपनी एक उंगली से कुछ चिकनाहट की चीज़ उसके नीचे वाले जगह के छेद में डालकर उसमें लिखा हुआ था कि आप उंगली को अंदर बाहर करें, तो लवांगची ऐसे ही करता है। विभूषण को अजीब सा फील होता है कि ये क्या चीज़ हो रही है। अब लवांगची धीमे धीमे करके उसे थोड़ा कंफर्ट फील कराता है। फिर उसमें लिखा हुआ था कि धीमे धीमे 2 उंगलियों से अंदर बाहर करें। लवांगची वो चीज़ ट्राई करता है, उसे भी बड़ी हैरानी होती है ये क्या चीज़ है। विभूषण को बड़ा अजीब सा लगता है, पहले तो अटपटा लगता है, फिर थोड़ी गुदगुदी सी होने लगती है। अब उसमें लिखा हुआ था कि अपनी कठोरता को ऐसे ऐसे अपने पार्टनर के अंदर डाले। लवांगची हैरान था क्योंकि वो जगह तो बहुत छोटी थी, बहुत सुखड़ी हुई सी थी, ये कैसे होगा। विभूषण भी डरता है, नहीं 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 नहीं। लेकिन लवांगची अब उत्तेजित हो गया था, उसने तुरंत ही उस जगह पर अपनी कठोरता को हल्के हल्के उसके आगे की जगह को टिप को रगड़ना शुरू किया। विभूषण भी अब मज़े से, उसे भी एहसास होने लगा कि यार नहीं, ये चीज़ कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। लवांगची ने जैसे ही हल्के से अपनी जो कठोरता थी उसकी ऊपर की जगह को जैसे ही उसके अंदर डाला, तो विभूषण की तो चीखें निकल गई, उसकी आंखों से तो आंसू निकल गए। अब वो तो बिल्कुल रोने को हो गया था। लेकिन लवांगची धीमे धीमे उसे चूमता है और उसमें लिखा हुआ था अपने पार्टनर को इजी फील कराएं, उसकी चेस्ट को किस करें, उसकी चेस्ट को दबाएं। लवांगची भी वैसे करता है, लेकिन अपनी कठोरता भी उसने निकाली नहीं थी। ऐसे करते करते उसमें लिखा हुआ था ज़ोर लगाएं, तो लवांगची थोड़ा सा और ज़ोर लगाता है तो हल्की सी और 1 इंच अंदर जाती है। लेकिन विभूषण को तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। लवांगची उसकी टांगों को भी कस करना शुरू कर देता है, उसके प्राइड को भी हाथ से हल्का हल्का हिलाने लगता है और अपनी कठोरता को भी धीमे धीमे करके उसके अंदर डालने लगता है। जिसके बाद विभूषण को पहले तो बड़ी तड़फ मच रही थी। लवांगची ने उसकी चेस्ट को भी धीमे धीमे करके दोनों को ही स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया था, उसकी नेक को किस करना शुरू कर दिया था, उसके होठों को किस करना शुरू कर दिया था और फिर धीमे धीमे उसने खुद को विभूषण के अंदर डाल दिया था। अब दोनों ही गहराई से एक दूसरे को ऐसे ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं। तभी उन दोनों को पास के ही घर से बींग की मुहाने की आवाज़ें आती हैं और अचानक से विभूषण भी मुहैन करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नहीं जताना चाहता था कि
उसके पार्टनर ने उसे सुख नहीं दिया है जो सुख उसे मिलना चाहिए, तो वो भी तेज तेज से माइन करता है, उसे प्लेजर महसूस होता है और लवांगची भी अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। दोनों इसी पोजीशन में वहाँ पर आराम से बैठकर रोमांस करना शुरू कर देते हैं। अब लवांगची देखता है कि थोड़ी सी विंग को सॉरी वो विभूषण को ब्लीडिंग हुई है। वो थोड़ा डरता है, तो बुक में लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट टाइम होगा या पहले 2-3 बार आपके पार्टनर को ब्लीडिंग हो सकती है। ये ब्लीडिंग इसलिए भी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ इंसर्ट हो रही है। ये ब्लीडिंग वर्जिनिटी के साथ साथ जब कोई चीज़ स्ट्रेच होती है तो उसकी भी होती है, क्योंकि मांस थोड़ा छिलता है, कटता है, अंदर भी थोड़े जख्म हो जाते हैं। तो विंग पहले और लवांगची और विंग पहले थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर वो धीमे धीमे अपनी गति को बढ़ा देते हैं और अपना फर्स्ट राउंड करते हैं, जिसमें लवांगची ने विंग की बॉडी के अंदर ही अपना लव जूस निकाल दिया था। अब वो पेजेस को पलटते हैं। विंग को तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन लवांगची को बड़ा मज़ा आया था। लवांगची देखता है कि विंग की जो बॉडी का जो नीचा का जो छेद है ना, उसमें से हल्का हल्का ब्लड और उसका ही जो लव जूस है वो निकल रहा है। वो कहता है तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और वो अपनी फिंगर से उसे धीमे धीमे अच्छे से प्लेजर महसूस कराता है। विंग को भी अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि एक बार और करना चाहिए। और लवांगची को देखकर कहता है मुझे दर्द तो हो रहा है पर मैं एक बार और ट्राई करना चाहता हूँ। लवांगची भी तैयार होता है, वो बुक के पन्ने पलटता जाता है, तो उसमें बताया गया था कि और क्या क्या पोजीशन आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो लवांगची चौकड़ी मार के बैठता है और विंग को अपने ऊपर आने के लिए कहता है। दोनों लोटस पोजीशन में बैठते हैं और इस पोजीशन में रोमांस करते हैं। इस पोजीशन में रोमांस करने में दोनों को ही बहुत अजीब सी लग रही थी। दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे, किस कर रहे थे, पर इस पोजीशन में उनसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था। तो फिर सोचते हैं कि कुछ और ट्राई करते हैं। अब लवांगची जो था वो अपने टेबल के पास जाकर एक जगह पोजीशन में बैठ गया था। फिर वो विभूषण को कहता है कि चलो तुम मेरी गोद में आओ। वो विभूषण को बैठाता है, उसे बहुत दर्द होता है विभूषण को इस पोजीशन में बैठते हुए करते हुए, लेकिन धीमे धीमे वो लोग अडेप्ट करते हैं और फिर अपना सेकेंड राउंड ऐसे ही चालू कर देते हैं। विभूषण पहले तो खुद से हिल हिल के, क्योंकि वो किताब में पढ़ रहा था, वांगची को फुल प्लेजर देता है। लेकिन जब वांगची की कठोरता और भी ज़्यादा कठोर हो जाती है ना, तो लवांगची विभूषण को बालों से पकड़ता है और सीधा डेस्क पे आगे की तरफ कर देता है। उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन करता है। विभूषण का जो चेहरा था ना, वो अभी भी लवांगची की तरफ नहीं था, बल्कि उसकी पीठ थी। लेकिन तभी लवांगची एक हाथ से तो उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन करके डेस्क पे रखे हुए था, दूसरे हाथ से उसके बालों को मरोड़ता है और फिर अपनी जांघों का जोश लगाते हुए घमासान तरीके से उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। और इस पोजीशन में वो लगातार खूब सारा रोमांस करते हैं। विभूषण का तो लव जूस खुद से ही निकल जाता है ज़मीन पर, और लवांगची अब इस पोजीशन में उसके अंदर अपना लव जूस छोड़ देता है। ये चीज़ उन्हें बड़ी ही अच्छी लगी थी। फिर वो इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल करते हैं अपने थर्ड राउंड के टाइम तो लवांगची सीधा ही विभूषण को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे दीवार के पास ले जाता है और इस पोजीशन में घमासान तरीके से उसके साथ रोमांस करता रहता है। विभूषण ने भी अपनी दोनों टांगों को लवांगची की तरफ ऐसे रैप कर लिया था जैसे कोई बिल्ली आकर चिपक जाती हो या फिर कोई बंदर आकर चिपक जाता हो, बिल्कुल वैसे ही उसने अपनी टांगों को रैप किया हुआ था। फिर वो लोग थर्ड राउंड इसी तरीके से करते हैं और फोर्थ राउंड तो वो लोग बाथटब के अंदर बैठकर कर रहे थे, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और घमासान तरीके से रोमांस कर रहे थे। और विभूषण की पूरी आवाज़ें उस कमरे में गूंजती रहती हैं। वहाँ पर दूसरी साइड लंजा भी विंग के साथ नॉन स्टॉप रोमांस कर रहा था। वो बार बार कह रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे नेक पे बाइट दिया, अभी मैं बताता हूँ। और वो विंग की नेक पे बाइट दे देता है। विंग कहता है यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वो अब लंजा को धक्के मार के उसके ऊपर आ जाता है, बैठकर खुद के साथ ही इतना ज़्यादा प्लेजर तरीके से रोमांस करता है ना कि लंजा उसके नितंबों को, हिप्स को पकड़ कर कहता है, तुम्हारा भाई कितनी बेशर्मी से मान कर रहा है, तुम भी करो ना। और वो तुरंत ही उसके निपल्स को अपने हाथ में लेकर जोर से दबाता है, स्टिमुलेट करता है। और फिर विंग की भी मॉर्निंग पूरे कमरे में गूंज रही थी जिंगशी 2 के अंदर। और इसी तरीके से वो लोग रोमांस कर रहे थे। और यहाँ पर दूसरी ही तरफ मिंग्याओ लिन शीजन से कह रहा था, प्लीज़ बस करो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। लिन शीजन कहते हैं, तुम मेल होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो। यहाँ पर वो कहता है, क्योंकि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ ना, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। यहाँ पर वो पूछते हैं, क्या विंग और वुशियन के साथ ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मिंग्याओ कहता है, एक्चुअली ना
मैंने कुछ दवाई खाई थी जिससे मुझे पता चला कि मैं अपने गर्भ के अंदर बेबी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर वो दोनों दवाई खाएंगे तो तब भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर मिंग्याओ वाली दवाई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, जब उसने रिवील किया, जब वो 7 मंथ प्रेग्नेंट हुआ तो उसने सबको रिवील कर दिया था, जिसके बाद वो दवाई लंजा और लवांगची अपने अपने पार्टनर को भी खाने के लिए देते हैं। और मज़े मज़े में वो लोग सोचते हैं कि चलो ट्राई करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि सच में वो लोग प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और दोनों ने ही अपने अपने ट्विंस को जन्म दिया था, विभूषण ने भी और विंग ने भी। और यहाँ पर ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ज्योति मिश्रा जी ने मुझे इसका आइडिया दिया था, बाकी की प्लॉट मैंने खुद बनाया। और गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो पोल है ना, वो 10 जुलाई को मैं खोलूँगी। एक तरह से पोल नहीं है, मैं एक पोस्ट डालूँगी जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप वांगशन और xiangwen की जो भी रिक्वेस्ट वन शूट की मुझसे कर सकते हो। वो वन शूट 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर ही आएंगे। इससे बड़े मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होती है। मेरे मोबाइल का डाटा होता है, मैं वाईफाई यूज़ नहीं करती, तो मैं लिमिटेड ही मुझे डाटा मेरे पास होता है, मैं उससे अपलोड कर सकती हूँ। और थर्ड थिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी xiangwen स्टोरी लेकर आओ। तो गाइस, xiangwen के लिए आप लोग कुछ लिखते ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं देते, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। वांगशन वाले बहुत लोग मुझे आइडिया देते हैं तो मैं उन पर स्टोरी ले आती हूँ, लेकिन xiangwen के लोग आइडिया ही नहीं देंगे। बल्कि मैं आप लोगों को एक एडवांटेज देती हूँ कि अगर किसी के पास xiangwen की 2 स्टोरी है तो आप 2 स्टोरी मुझे वहाँ दे सकते हैं, क्योंकि xiangwen सुनने वाले कम लोग हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 अलग अलग मैसेज में वो स्टोरी देनी होंगी। और कम से कम जिसको भी अपनी स्टोरी देनी है ना, तो कृपया ये ना लिखें कि वांगशन दे दो या xiangwen सुना दो। नहीं, आपको एक स्टोरी का प्लॉट देना होगा कि आप किस तरह की स्टोरी चाहते हो। माफिया स्टोरी चाहते हो, स्टूडेंट वाली स्टोरी चाहते हो, अंकल या नेफ्यू वाली स्टोरी चाहते हो, या आप थोड़ा एज गैप वाली स्टोरी चाहते हो, या आप लोगों को लगता है ओल्ड एज वाली रोमांस की स्टोरी होनी चाहिए, आपको लगता है विडोअर वाली स्टोरी होनी चाहिए। ऐसा आपको बताना पड़ेगा गाइस, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा। और एक स्टोरी का कम से कम 300 या 500 शब्दों का आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा कि आप किस तरह की स्टोरी चाहते हो, क्योंकि फिर बाद में सब कह देते हैं कि नहीं ये कमी रहेगी, वो कमी रहेगी। हालांकि अभी तक किसी ने ज़्यादा कमी गिनवाई नहीं है, बट मैं फिर भी बोलती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा। xiangwen दे दो, दीदी वांगशन लाना, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा बताना पड़ेगा किस तरह की स्टोरी होनी चाहिए किसी नहीं। और खाली ऐसे लिख देना कि नहीं नहीं माफिया कर दो या डिवोर्स वाली कर दो, नहीं, आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना होगा, कम से कम 300 शब्द में, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से चीज़ें ला सकती हूँ। और गाइस प्लीज़ किसी भी वीडियो या पोस्ट के कमेंट में अपनी स्टोरी मत बताया कीजिए, क्योंकि फिर मैं हर वीडियो के नीचे जा के नहीं देख सकती हूँ। मैं महीने में एक पोस्ट डाला करूँगी आप लोगों के साथ, वहाँ पर जाकर आप उस पोस्ट में जाकर आप कमेंट कीजिए। और ये भी सिर्फ मैं आप लोगों को 48 या 72 घंटे का समय दूंगी। 72 घंटे बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर दें, मान लो पहले भी मेरे को जो रिक्वेस्ट आई हैं वो अच्छी खासी 15-20 की आई हैं, तो मुझे बनाने में टाइम लगेगा। फिर सबको लगता है यार दीदी मेरी वाली नहीं ला रही, मेरी स्टोरी नहीं ला रही। मैं सबकी स्टोरी लाऊंगी, पर किसी की पहले आएगी, किसी के बाद में आ जाएगी, पर आएगी ज़रूर आएगी। तो आपको पेशेंस रखने होंगे। बस मुझे इतनी सी चीज़ें बतानी थी। और अगर जो भी xiangwen चाहता है ना, तो गाइस xiangwen की स्टोरी ज़रूर लिखना। 10 जुलाई को मैं पोल डालूंगी, एक तरह से पोस्ट डालूंगी, और 72 घंटे के अंदर अंदर ही, तब तक आपके पास पूरे 6 दिन का समय है। आप 6 दिन में स्टोरी सोच लीजिए कि आपको कैसी स्टोरी सुननी है, आपको क्या चीज़ पसंद है, कि आपको जैसे एक चाइल्ड मैरिज आती है, एक फोर्स मैरिज आती है, इस तरह की किसी कॉन्सेप्ट पे अगर आपको चाहिए तो आप कुछ कॉन्सेप्ट सोच के रखिए, ताकि मुझे भी पता हो कि आप कैसा कॉन्सेप्ट चाहते हैं। और चलेगा, इस बहुत होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वन शूट के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और 10 जुलाई को वो पोल खुलेगा, तब आप उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।